अध्याय 1011 समझदार भाई बहन। गोल्डन एस्टेट, दक्षिणी उपनगर। जमीन पर आयरन स्केल लीजन और जेड लीजन के सैनिकों ने अपने सिर उठाए और आकाश की ओर देखा। आकाश में दो विशाल आकृतियां दिखाई दे रही थीं। दो दुर्लभ पवित्र ड्रैगन और दो महान ड्रैगन शूरवीर मौत से लड़ रहे थे। दोनों शूरवीरों के हाथों में कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि लगभग 10 मीटर लंबा एक भयानक विशाल भाला था, ड्रैगन भाला। ये ड्रैगन नाइट का सबसे आम हवाई युद्धक हथियार था, जिसे सीधे हमला किया जा सकता था या फेंका जा सकता था। इस भाले की एक खास बनावट थी जिससे इंसान इसे एक हाथ से पकड़ सकता था, लेकिन आम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते थे। युद्ध में इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, केवल एक असाधारण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित ड्रैगन नाइट ही ड्रैगन भाले का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता था। इस हथियार की मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। मजबूत सुरक्षा वाला विशाल अजगर भी बुरी तरह घायल हो जाता। दोनों पक्ष कई चक्करों से एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। छोटा पवित्र अजगर एंडेलू था और उसके पेट पर कई आड़े तिरछे घाव थे। सबसे गहरा निशान पीठ तक फैला हुआ था और शल्क ऊपर उठे हुए थे, जो चौंकाने वाला लग रहा था। ब्रैकलिन का अजगर शरीर ज्यादा मजबूत था, लेकिन फिर भी उस पर कई घाव थे। सबसे ज्यादा साफ दिखाई देने वाले घाव पार्श्व में दो रक्त छिद्र थे, जहां से उड़ते समय लगातार खून टपक रहा था। हालांकि एंडेलू ड्रैगन के युवा प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, वह बहुत छोटा था। उसकी वर्तमान ताकत छद्म संत के चरम चरण की थी, जो कि दानव सम्राट का चरम चरण था। इस बीच ब्रैकलिन एंडेलू से बहुत बड़ा था और उसके पास काफी शक्तिशाली रक्षा प्रतिभा थी। उसकी ताकत दानव अधिपति के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। दोनों ड्रैगन शूरवीर सैमुअल और ट्रिनिस संत के प्रारंभिक चरण थे। सैमुअल की युद्ध शक्ति ट्रिनिस से बेहतर थी, लेकिन इस हवाई युद्ध में सैमुअल की सबसे बड़ी गति का लाभ नहीं उठाया जा सका। कुल मिलाकर सैमुअल का पक्ष बहुत कमतर था। उन्होंने मौन सहयोग और चपलता के कारण गतिरोध बनाए रखा। लंबे समय के बाद वह धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया। दोनों विशालकाय ड्रैगन हवा में चक्कर लगाकर वापस उड़ गए। एंडेलू का शरीर कांप उठा, एक गुप्त तकनीक काम करने लगी और उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह सीधे ब्रैकलिन की ओर दौड़ पड़ा। ब्रैकलिन ने अपना मुंह खोला और विनाशकारी सांसों से भरी ड्रैगन की सांस एंडेलू पर छिड़की, लेकिन असल में वह बाईं और दाईं ओर, खासकर अपने पीछे अंधे स्थानों से बचने के लिए क्षेत्रीय शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। इस चाल को चरण परिवर्तन कहा जाता था। यह एंडेलू की सामान्य युद्ध तकनीक थी। उसके सामने दौड़ता हुआ व्यक्ति असली शरीर नहीं, बल्कि उसका प्रेत था। उसका असली शरीर कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाता था। ब्रैकलिन ने पिछली लड़ाइयों में इस तरकीब का अनुभव किया था। एंडेलू ने भी पिछले दौरों में इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए पहली ड्रैगन सांस में उसकी शक्ति का केवल 30% ही इस्तेमाल हुआ। इसका उद्देश्य प्रेत को तोड़ना था। असली शक्ति बगल या पीछे से आने वाले अचानक हमले से बचाव के लिए जमा की गई थी। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना घटी। ड्रैगन की सांस एंडेलू के प्रेत से होकर नहीं गुजरी, बल्कि उसके असली शरीर से टकराए। एंडेलू दानव सम्राट के पास ही था और एक दानव अधिपति की ड्रैगन सांस ने उसे सीधे टक्कर मार दी। ब्रैकलिन ने अपनी पूरी शक्ति न भी लगाई हो तो भी वार हल्का नहीं था। उसकी छाती के छिलके खून से लथपथ थे। शॉटा ड्रैगन की लड़ने की शैली उसके अंतर्मुखी रूप के बिल्कुल विपरीत थी। एक धीमी सी आवाज के साथ ब्रैकलिन की ओर दौड़ते हुए उसकी गति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। पलक झपकते ही वह उसके सामने पहुंच गया। ब्रैकलिन को उम्मीद नहीं थी कि एंडेलू फेस शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा और ड्रैगन की सांसों पर टूट पड़ेगा। इस गलतफहमी के कारण अब बचने में बहुत देर हो चुकी थी। ब्रैकलिन ने दांत पीस लिए और उसके शरीर में जमा हुई क्षेत्रीय शक्ति किसी हेजहॉग की तरह फूटने को तैयार थी। अगर एंडेलू इससे नहीं बचता तो सैमुअल के सहयोग के बावजूद वह उस शक्तिशाली प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो सकता था या मर भी सकता था। अप्रत्याशित रूप से एंडेलू का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था और वह सीधे आगे की ओर दौड़ पड़ा। नीचे सभी को बस एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी और एक अस्पष्ट चीख सुनाई दे रही थी। साथ ही उनकी दृष्टि बुरी तरह से विकृत हो गई। जब उनकी दृष्टि वापस लौटी तो हवा में दो विशाल आकृतियां एक साथ शक्तिहीन होकर नीचे गिर पड़ीं। बूम बूम, लगातार दो झटकों के बाद जमीन पर दो बड़े गड्ढे बन गए थे, मानो उल्कापिंड गिरे हों। गिरने का प्रभाव इतना जोरदार था कि वह कोई साधारण वजन नहीं था। जमींदार साफ देख सकता था कि जब दोनों विशाल ड्रैगन आपस में भिड़े तो एंडेलू बुरी तरह घायल हो गया और उसके शल्कों से खून की धार फूट पड़ी। उसी समय सैमुअल का ड्रैगन भाला भी ब्रैकलिन के शरीर में घुस गया। दर्द से कराहते हुए ब्रैकलिन ने एंडेलू की गर्दन पर काट लिया, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा फट गया। ट्रिनिस की प्रतिक्रिया आधी धड़कन धीमी थी। जब ड्रैगन भाला एंडेलू की छाती में घुसा तो सैमुअल द्वारा काटे जाने से पहले ही वह थोड़ा अंदर घुस गया। सैमुअल का अगला वार डॉन एक्सटिंक्शन था। फ्लाइंग ऑब्लिटेरेशन अनगिनत टुकड़ों में फट गया और ब्रैकलिन के विशाल शरीर पर बारिश की तरह बरस पड़ा।
ये वार बेहद नज़दीकी था और टुकड़े बेहद तीखे थे। इससे हुई क्षति काफ़ी भयावह थी। ब्रैकलिन, जिसका बचाव मजबूत था, भी इसका प्रतिरोध नहीं कर सका। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और चीखते हुए गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल एंडेलू भी गिर पड़ा। ब्रैकलिन तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन एंडेलू की ताकत खत्म हो गई थी और वह फिर उठ नहीं पा रहा था। दोनों आकृतियां अभी भी हवा में एक दूसरे से गुंथी हुई थीं और अचानक बिजली जैसी तलवार जैसी रोशनी चमक उठी। एक आकृति धीमी आवाज के साथ जमीन पर गिरी और ऐसा लगा जैसे वह बेहोश हो गई हो। वह ट्रिनिस था। ट्रिनिस को गिराने के बाद सैमुअल का शरीर फड़फड़ाया और एक पल में एंडेलू के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी लंबी तलवार को क्रॉस किया और ब्रैकलिन को घूरते हुए पूछा, जो धीरे धीरे उसके सामने से गुजर रहा था, एंडेलू, कैसी हो? अभी अभी हुई हाथापाई की लड़ाई में सैमुअल को एंडेलू की रक्षा के लिए अपनी कुछ शक्ति लगानी पड़ी, इसलिए ब्रैकलिन के झटके से वह बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्रैकलिन के पिछले हमले से हुई क्षति के अलावा वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। अभी मरा नहीं, एंडेलू ने कमजोरी से जवाब दिया। वह अपना सिर घुमा नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी पुतलियां ब्रैकलिन की ओर मुड़ गईं जो आगे बढ़ रहा था। दरअसल वह आदमी मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं है। छोटे एंडेलू, तुम पागल हो। बेवकूफ, ब्रैकलिन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक इंसान के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि ड्रैगन नाइट विशाल ड्रैगन का साथी है। पार्टनर, ब्रैकलिन ने झपट्टा मारा, क्या तुम उन बूढ़े लोगों की सिखाई बातों से पागल हो गए हो? सैमुअल मेरा साथी है और वह आदमी तुम्हारा नहीं है। बेवकूफ, चलो मैं तुम्हें जगाने में मदद करता हूँ। एक कदम और आगे आओ, मरो। हालांकि सैमुअल का शरीर दर्द से थोड़ा कांप रहा था, लेकिन तलवार पकड़े हुए हाथ अभी भी दृढ़ था। उड़ते हुए विनाश के ज्यादातर टुकड़े अब ब्रैकलिन के शरीर में थे। भले ही उसमें स्वचालित रूप से वापस लाने की क्षमता हो, लेकिन पवित्र ड्रैगन की प्रतिबंधात्मक शक्ति के तहत उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। उसके हाथ में एक अतिरिक्त लंबी तलवार थी, जिसका इस्तेमाल उसने अभी अभी ट्रिनिस को हराने के लिए किया था। यह उस ट्रिनिस के साथ तुम्हारा जीवन मरण का द्वंद्व है, मेरे और एंडेलू के साथ नहीं। ब्रैकलिन ने व्यंग्य किया, तुम्हारे पास कितनी शक्ति बची है, इसकी तो बात ही छोड़ो। मेरे चाचा ड्रैगन वैली के अर्धदेव एल्डरस्टैनवेल हैं। तुम तो एक साधारण इंसान हो। तुमने सबसे सम्माननीय पवित्र ड्रैगन को मारने की हिम्मत कैसे की? सैमुअल ने कोई बकवास नहीं की। उसके हाथ में लंबी तलवार तेज रोशनी से चमक रही थी। जाहिर था उसकी सारी ताकत घातक प्रहार करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। ब्रैकलिन एक पल के लिए सैमुअल को घूरता रहा और आगे नहीं बढ़ा। उसने अचानक अपना शरीर हिलाया और पलक झपकते ही खून से लथपथ अनगिनत धारें बाहर निकल आईं। अजगर वापस इंसानी रूप में बदल गया था। वह चोटिल और घायल लग रहा था। वह जमीन पर बैठ गया। छोटे एंडेलू, तुम जीत गए। हालांकि मैं तुमसे नहीं, बल्कि उस आदमी की वजह से हारा हूं। इतना कहकर ब्रैकलिन ने बेहोश ट्रिनिस की ओर इशारा करते हुए कहा, वह आदमी द्वंद्वयुद्ध हार गया और जमीन पर मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। यह आदमी अभी अभी मेरे साथ लड़ रहा था। यह मेरी बदनामी है। अगर तू अब भी नहीं उठा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अंतिम वाक्य स्पष्टतः ट्रिनिस को संबोधित था, जो कांप उठी और अंततः जाग गई। वह बेहद शर्मिंदा था, यहाँ तक कि आयरन स्केल लीजन के सैनिक भी अस्वाभाविक लग रहे थे। न सिर्फ ऐश सूट, बल्कि तुम्हारी पिछली शक्ति और काली औषधियों का असर भी। सैमुअल की लंबी तलवार ट्रिनिस की ओर तान दी गई, जो तिरस्कार भरे भाव से उठ खड़ा हुआ। तुम वो आदमी हो जो सिर्फ बाहरी ताकतों पर ही निर्भर रह सकता है। तुम्हारे जैसे लोगों से द्वंद्वयुद्ध करना भी मेरे लिए शर्म की बात है। चूंकि तुम हार गए हो, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। ट्रिनिस कांप उठा और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। एक मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है। सैमुअल ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने लंबी तलवार हिलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रिनिस घबराकर पीछे हटा और गलती से उसके पैरों तले ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने घबराकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। सैमुअल, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। चेन रूई और बाकी लोग घोड़े पर सवार होकर दौड़े। ट्रिनिस चिल्लाई, महामहिमाथ, सैमुअल मुझे मार डालेगा। चेन रूई घोड़े से उतरा। उसने युद्ध के नतीजे पहले ही देख लिए थे। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, जमींदार जल्दी से वहां पहुंचा और पवित्र बालक को जो कुछ हुआ था उसकी सूचना दी। तभी आसमान में 3 प्रकाश धाराएं टिमटिमा उठीं। पलक झपकते ही 3 लोग मैदान में प्रकट हो गए। सर फेग्रियस। ट्रिनिस की तनावग्रस्त नसें अंततः पूरी तरह से शांत हो गईं। मदद करें। आने वालों में से एक ड्रैगन ब्राइट एम्पायर के ड्रैगन नाइट लीजन का कमांडर फेग्रियस था। फेग्रियस एक किंगडम स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था और उसकी भतीजी दूसरे राजकुमार गाफील्ड की पत्नी थी। इस रिश्ते के कारण दोनों अपेक्षाकृत करीब थे। जब सैमुअल ने गाफील्ड को घायल कर दिया, जिसने शियोन पैलेस में वेरोनिका को परेशान किया था, तो खबर सुनकर सैमुअल ही आया और उसे पकड़ लिया। हालांकि फेग्रियस पूरी तरह से दूसरे राजकुमार के पक्ष में नहीं था।
अपने शुरुआती वर्षों में लेक्स का उस पर बहुत अनुग्रह था और इसी वजह से पूरा परिवार जीवित रहा। उसने लेक्स के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अब जब उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी तो उसने किसी सामान्य महाशक्ति की तरह प्रशिक्षण के लिए संन्यास नहीं लिया, बल्कि लेक्स की सेवा जारी रखी। ट्रेनिस का रूप देखकर फैग्रियस भौंचक्का हो गया। सैमुअल, तुम क्या करना चाहते हो? ये जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का परिणाम है। चेन रूई की आवाज़ गूंजी, जाहिर है ये सर ट्रेनिस हार गया है। एक जेड लीजन का सेनापति है और दूसरा आयरन स्केल लीजन का सेनापति। आप किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि गोल्डन एस्टेट और पूरे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कैसा जीवन मरण का द्वंद्व है? ये तो सरासर बकवास है। फैग्रियस ने तुरंत उन्हें बड़े नामों से जोड़ दिया और दोनों को डांटा। जाहिर है उसने द्वंद्व के परिणाम को स्वीकार नहीं किया। सर फैग्रियस, ये ड्रैगन शूरवीरों का एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध है जिसकी गवाही देने के लिए यहाँ सभी सैनिक मौजूद हैं। एक मध्यस्थ के रूप में मुझे नहीं लगता कि यह बकवास है। जमींदार की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। फैग्रियस ने हल्के से कहा, यह साम्राज्य का आंतरिक मामला है। अगर तुम्हारे गुरु पारसाली भी यहाँ हों तो भी वे हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं हैं। मैं तो बस एक शूरवीर हूँ जो एक मेला देख रहा हूँ। जमींदार जब बोल रहा था तो उसे अचानक एक भयानक दबाव महसूस हुआ और वह सचमुच एक पल के लिए बोल नहीं सका। ब्रैकलिन, एक और आवाज़ सुनाई दी। एक उदास सा आदमी ब्रैकलिन के पास आया। तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाने की हिम्मत किस में है? अंकल, ब्रैकलिन ने शर्मिंदा होकर कहा, यह तो बस एक अभ्यास मैच है। जमींदार हैरान रह गया। यह आदमी असल में ड्रैगन वैली का बुजुर्ग अर्धदेवता स्टैनवेल है जिसके बारे में ब्रैकलिन ने पहले बताया था। प्रैक्टिस मैच। पेलिन परिवार के छोटे एंडेलू में ये क्षमता नहीं है। स्टैनवेल ने एंडेलू का इलाज कर रहे सैमुअल की ओर देखा और घबरा कर बोला, उस आदमी ने किया। सैमुअल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अत्यंत भयानक सांस से जकड़ा हुआ है, मानो दूसरा पक्ष उसे एक ही विचार से नष्ट कर सकता है। आप किसके चाचा हैं? जब आवाज़ सुनाई दी तो सैमुअल को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसकी भयानक सांस किसी प्रकार की शक्ति द्वारा बह गई है। चेन रूई ही बोल रहा था। वह सैमुअल के सामने आ चुका था। इस बार तो फैग्रियस भी दंग रह गया। स्टैनवेल ड्रैगन वैली का अर्धदेव स्तर का एल्डर था। वह मूल रूप से ड्रैगन सम्राट पैग्रिस का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। उसने लगभग मेरिया की जगह ले ली थी। बाद में किसी अज्ञात कारण से वह धीरे धीरे उसकी कृपा से वंचित हो गया, लेकिन वह अभी भी एल्डर काउंसिल का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आर्थर ने स्टैनवेल को इतने अशिष्टता से संबोधित किया जो सरासर अज्ञानता थी। ये तो बस एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध है। चेन रूई मुस्कुराए। फैग्रियस की नज़र में यह मुस्कान बस मौत को दावत देने की एक लय थी। ये तो गोल्डन एस्टेट का राजकुमार होना चाहिए। उसने स्टैनवेल को एक अजीब सा एहसास दिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति ने सैमुअल पर अपना अत्याचार कैसे कम किया, शायद किसी तरह की चीज़। जब उसने सुना कि सामने वाला इतना असभ्य है तो उसने अपनी भौहें चढ़ाईं और इस नासमझ व्यक्ति को एक अविस्मरणीय सबक सिखाने ही वाला था। तभी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, है ना? जीजा जी। जीजा जी शब्द सुनते ही स्टैनवेल का दिल धड़क उठा। हालांकि राजकुमार अलग दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह उसे देखता गया उसकी मुस्कान और भी जानी पहचानी लगने लगी। उसे ड्रैगन वैली में जूनियर्स के एक समूह के सामने उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का दृश्य याद आ गया। उसकी पीठ में एक सिहरन सी दौड़ गई। बिल्कुल सही, ये आदमी है मेरिया का दामाद, वो खौफनाक इंसान जो मुझे एक सेकंड में मार सकता है। ये सच है कि ड्रैगन वैली और गोल्डन एस्टेट में सहयोग है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी गोल्डन एस्टेट का स्वामी और ड्रैगन ब्राइट एम्पायर का तीसरा राजकुमार है। कितना अन्याय है। कोई आश्चर्य नहीं कि शाही महामहिम ड्रैगन सम्राट ने ड्रैगन घाटी में इस मानव से जुड़ी किसी भी चीज़ के प्रसार पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि गुएरोअस हमेशा यहीं रहता था। स्टैनवेल ने अपने साथ आए गुएरोअस की ओर देखा। गुएरोअस ने सिर हिलाकर अपनी शंका की पुष्टि की। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो बस एक द्वंद्व युद्ध है। स्टैनवेल, जिसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ने एक निश्चित नज़र से कहा, ठीक है, द्वंद्व युद्ध। इस बार न सिर्फ फैग्रियस और बाकी लोग बल्कि ब्रैकलिन भी हक्का बक्का रह गया। क्या ये अब भी मेरे प्रतिशोधी चाचा हैं? ये इतने समझदार कब से हो गए? अध्याय 1012 अकेला। स्टैनवेल के शब्दों ने न केवल उन गंभीर चोटों को नज़रअंदाज कर दिया जो अपराधी सैमुअल ने ब्रैकलिन को पहुंचाई थी, बल्कि उन्होंने द्वंद्व युद्ध की वैधता की भी घोषणा की। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्टैनवेल अज्ञानी और निडर राजकुमार आर्थर के सिर्फ एक वाक्य से ही कायल हो गए होंगे। किसी साम्राज्य के राजकुमार की तुलना में, चाहे वह एक यांत्रिक महागुरु ही क्यों न हो, अर्धदेव स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति फिर भी एक ऐसा अस्तित्व था जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। राजकुमार आर्थर असभ्य थे क्योंकि वे एक कदम देर से आए थे और ब्रैकलिन की बात नहीं सुनी थी।
इसलिए उन्हें अपने सामने खड़े चाचा की पहचान और ताकत का अंदाजा भी नहीं था। स्टैनवेल के स्वर बदलने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने गुएरोज की ओर देखा था। दोनों बुजुर्गों को गुप्त रूप से बातचीत करनी चाहिए थी। इसका संबंध राजकुमार आर्थर के गुएरोज के प्रति पितृभक्ति से अवश्य रहा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि गुएरोज के प्रकट होने के बाद शाही महामहिम राजकुमार निडर दिखाई दिए। केवल स्टैनवेल और गुएरोज, दो अर्धदेव स्तर के ड्रैगन बुजुर्ग, जानते थे कि यह आर्थर नहीं था जो अज्ञानी और निडर था, बल्कि फेग्रियस सहित हर कोई था। बहुत अच्छा, चेन रूई ने ब्रैकलिन को सिर हिलाकर कहा, आपके चाचा बहुत समझदार हैं। ब्रैकलिन ने कुछ देर तक आश्चर्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने अवचेतन रूप से सिर हिला दिया। स्टैनवेल की आंखें झपक गईं। अंततः उसने उचित की उपाधि स्वीकार कर ली। सौभाग्य से चेन रूई ने बात जारी नहीं रखी, बल्कि फेग्रियस के पास आकर ब्रैकलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जनरल फेग्रियस, देखिए, वह युवक इस तरह घायल है और उसके चाचा को लगता है कि यह एक उचित द्वंद्व युद्ध है। आपको अब भी लगता है कि यह सब बकवास है। ब्रैकलिन जब युवक शब्द सुनकर उछलने ही वाला था, तभी स्टैनवेल ने उसे तिरछी नज़र से देखा, जिससे उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जमींदार की स्टैनवेल से पहले भी मुलाकात हुई थी, जब वह एक बार चर्च के प्रतिनिधियों के साथ जादू के खेल पर बातचीत करने ड्रैगन वैली गया था। उसने कहा, सर फेग्रियस को सर स्टैनवेल के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये ड्रैगन शूरवीरों का एक निष्पक्ष द्वंद्व है, और ये जीवन मरण का द्वंद्व है। ये सही है। चेन रूई अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि फेग्रियस ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कदम आगे बढ़ गया। महामहिम आर्थर ट्रिनिस महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त आयरन स्केल लीजन का उपसेनापति है। सैमुअल की तरह वह भी मेरे ड्रैगन नाइट लीजन का सदस्य है। वह इस समय गोल्डन एस्टेट में तैनात राजधानी सेना का सर्वोच्च सेनापति भी है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपको उसे मृत्युदंड देना पड़ा तो महामहिम को इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इन शब्दों ने न केवल लेक्स द ग्रेट को सामने लाया, बल्कि इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि सैमुअल और ट्रिनिस ड्रैगन नाइट लीजन में थे और फेग्रियस खुद ड्रैगन नाइट लीजन का सेनापति था, जो लगभग सैमुअल के समान ही था। सार्वजनिक और निजी दोनों कारणों से राजकुमार आर्थर को इस पर विचार करना चाहिए। मैं समझ गया, चेन रूई ने सोच में पड़कर धीरे से सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर ट्रिनिस ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसा कि सभी जानते थे, सैमुअल राजकुमार आर्थर के प्रति वफादार था। अगर राजकुमार आर्थर से सैमुअल को बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए कहा जाता तो कोई समस्या नहीं होती। तो सैमुअल, चेन रूई ने सैमुअल की तरफ देखा, इस जिंदगी और मौत के द्वंद्व का नतीजा अभी निकालो। हारे मरो। फेग्रियस हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने राजकुमार आर्थर को इस तरह से अच्छा बुरा बताया, तब भी दूसरे पक्ष ने कोई दया नहीं दिखाई, जो ड्रैगन नाइट लीजन और महाशक्ति के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। ट्रेनिस को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने सैमुअल को अपनी लंबी तलवार हाथ में लिए कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा तो उसे होश आया। उसने एक चीज का इस्तेमाल किया और लाल बत्ती की तरफ मुड़ गया और दूर भाग गया। लाल रोशनी क्षणिक थी और पलक झपकते ही एक चमकदार बिंदु में बदल गई थी। हालांकि ये चमकदार बिंदु तेजी से बढ़ गया, ट्रेनिस अचानक पीछे की ओर चला गया। जाहिर है वह यही नहीं चाहता था। अपने ड्रैगन पार्टनर को इस तरह चोट पहुंचाने के बाद तुम कायरतापूर्वक भागने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? स्टैनवेल ने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ ठंडी सांस ली। नहीं, ट्रेनिस के मेरी जान बख्श दो कहने से पहले ही उसका शरीर अचानक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। क्षतिग्रस्त ऐश सूट का बाकी हिस्सा जमीन पर गिर गया और वह उदास लग रहा था। वह आदमी मेरा पार्टनर नहीं है, ब्रैकलिन ने धीमी आवाज में कहा। बकवास बंद करो, स्टैनवेल ने शांति से कहा। क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? मेरे साथ वापस आओ। ब्रैकलिन बचपन से ही इस अंकल से डरता था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और कह सकूं। वह बेमन से उठा और स्टैनवेल के पास गया। स्टैनवेल ने गुएरोस की तरफ देखा और फेग्रियस को नमस्ते नहीं किया, फिर पलक झपकते ही ब्रैकलिन के साथ गायब हो गया। फेग्रियस को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह का मोड़ ले लेंगी। ट्रेनिस को स्टैनवेल ने मार डाला था। कुछ देर तक तो उसका दिमाग इस बात को पचा नहीं पाया कि क्या हुआ था। गुएरोस ने देखा कि स्टैनवेल ने चेन रूई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि इस आदमी ने गुस्से में ट्रेनिस को मार डाला है। उसने चुपके से सिर हिलाया और एंडेलू की तरफ हाथ हिलाया। एंडेलू के शरीर पर अचानक चांदी सी सफ़ेद रोशनी की एक परत छा गई और गंभीर चोट नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक हो गई। एंडेलू ने सैमुअल द्वारा दी गई औषधि पी ली थी। अब गुएरोस की मदद से उसके ठीक होने की गति तेज हो गई। उसके शरीर का आकार धीरे धीरे छोटे छोटा जैसा हो गया, लेकिन उसका शरीर भयानक जख्मों से भरा हुआ था। हालांकि पवित्र ड्रैगन परिवार की रोग निवारण शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अब जबकि उनकी चोटें नियंत्रण में आ चुकी थीं, उनके ठीक होने में बस कुछ ही समय बाकी था।
धन्यवाद सर गुएरोस। एंजेलू खड़ा हुआ और झुककर प्रणाम किया। छोटे एंजेलू, मैंने सुना है कि तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा। इस बार तुम चुपके से बाहर निकल आए, है ना? तुम्हारे पापा पेलिन की बात। चिंता मत करो, मैं जाकर उन्हें समझा दूंगा। धन्यवाद सर। एंजेलू ने अपना आभार व्यक्त किया। गुएरोस ने सैमुएल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा साथी अच्छा है। फैग्रियस के चेहरे का भाव और भी भद्दा था। गुएरोस के शब्दों से सैमुअल के प्रति उसकी अपार प्रशंसा प्रकट हो रही थी। गुएरोस अर्धदेव स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था और वह उन बुजुर्गों में से एक था जिन पर ड्रैगन सम्राट पैग्रिस भरोसा करता था और जिसके पास असली शक्ति थी। इस तरह ड्रैगन शूरवीरों की सेना में सैमुअल का स्थान और भी ऊंचा होता जा रहा था। उसे सेना से बाहर करने की संभावना लगभग शून्य थी। यद्यपि ड्रैगन वैली के एल्डर स्टैनवेल ने ट्रिनिस की मृत्यु का कारण बना, फिर भी इसका कारण राजकुमार आर्थर का उत्पीड़न ही था। इस घटना में दोनों बड़े ड्रैगन, स्टैनवेल और गुएरोस, दोनों आर्थर के पक्ष में खड़े थे। फैग्रियस अब कुछ और नहीं कह सका, लेकिन उसने चेन रूई से उदासीनता से कहा, आज के मामले का यही अंत है। लेकिन महामहिम आर्थर, इस घटना का कारण चाहे जो भी हो, परिणाम यह है कि महामहिम द्वारा नियुक्त सेनापति आपकी संपत्ति में मर गया। आपको महामहिम को स्पष्टीकरण देना होगा। चेन रूई मुस्कुराए और कुछ ऐसा कहा जिसने फैग्रियस को आश्चर्यचकित कर दिया। जनरल फैग्रियस, क्या मैं समझ सकता हूं कि ट्रिनिस की मृत्यु के कारण गोल्डन एस्टेट के खिलाफ या मेरे तीसरे राजकुमार के खिलाफ एक साजिश चकनाचूर हो गई? फैग्रियस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। महाराज, इसका क्या मतलब है? जनरल को इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस दौरान आयरन स्केल लीजन ने गोल्डन एस्टेट में क्या किया है। खासकर आज फ्लावर वाइन टैवन में हुई गड़बड़ी के बाद आपकी सेना ने ज़ेड लीजन के रक्षा बलों को घायल कर दिया जो वहां आए थे। सैनिकों के अलावा 7 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और पूरा फ्रेश फ्लावर टैवन जमींदोज हो गया था। नाइट जमींदार ने अभी अभी मुझे पूरे द्वंद्वयुद्ध की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया था। शुरुआत में ट्रिनिस ने ही चुनौती देने की पहल की थी। उसने द्वंद्वयुद्ध में ऐश सूट निकाला, फिर उसने काली औषधि पी ली, जो स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित योजना है। इतना ही नहीं, जब वह सैमुअल से हार गया तो उसने चुपके से हमला करने के लिए एक अजगर को बुलाया। अगर सैमुअल का अजगर साथी समय पर नहीं पहुंचता तो सैमुअल का अब तक सफाया हो चुका होता। ये साजिश नहीं तो और क्या है? यह उसके और सैमुअल के बीच बस एक निजी दुश्मनी है और तथाकथित साजिश कुछ और नहीं बल्कि महाराज का अनुमान है। कोई सबूत नहीं है, फैग्रियस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह एक महाशक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी राजकुमार ने उससे पूछताछ की। अगर उसके बगल में गुएरोस न होता तो वह या तो भड़क उठता या वहीं से चला जाता। राजकुमार आर्थर को फैग्रियस की आवाज़ में जरा भी ठंडक महसूस नहीं हुई जब उसने आगे कहा, दुर्भाग्य से ट्रिनिस एक बेकार कमज़ोर इंसान है। इतनी बढ़त के बावजूद वह सैमुअल से हार गया। वह एक काय भी था जो हारने के बाद चला गया। यहाँ तक कि जो ड्रैगन चले गए उन्होंने भी उसके प्रति तिरस्कार दिखाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा इंसान ड्रैगन नाइट बनने के लायक कैसे हो सकता है। आखिरी वाक्य सुनकर गुएरोस ने सिर हिलाया। साथ ही उसने फैग्रियस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया। फैग्रियस पहले से ही गुस्से में था, लेकिन चेन रूई का इरादा चुप रहने का नहीं था। एक और बात है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ, सर जनरल संयोगवश उस समय क्यों प्रकट हुए जब ट्रिनिस द्वंद्वयुद्ध में असफल हो गया और उसे मौत की धमकी का सामना करना पड़ा? मैं इसे समझा सकता हूँ, गुएरोस ने शुरू किया। मैं पिछले कुछ समय से गोल्डन एस्टेट में हूँ। चूंकि मैंने हाल ही में शक्ति के बारे में समझा है, इसलिए मैं ड्रैगन वैली प्रशिक्षण में वापस जाना चाहता हूँ। एल्डर स्टैनवेल मेरी जगह लेंगे। फैग्रियस इस बार एल्डर स्टैनवेल के साथ आए थे, खास तौर पर कुछ हस्तांतरण कार्य के लिए। हालांकि फैग्रियस को अचानक कुछ आभास हुआ, इसलिए स्टैनवेल और मैं उनके साथ यहाँ आ गए। हो सकता है कि ट्रिनिस ने मदद के लिए पुकारने के लिए किसी ड्रैगन नाइट लीजन की अनोखी वस्तु का इस्तेमाल किया हो। बात यह है कि ट्रिनिस में जरा भी लड़ाकू भावना और नाइट की भावना नहीं है, वह सिर्फ अवसरवादी है। ये सच है कि वह मरने के लायक है। फैग्रियस, मैं भविष्य में इस तरह के व्यक्ति को ड्रैगन्स का साथी बनते नहीं देखना चाहता, भले ही वह सिर्फ एक उम्मीदवार ही क्यों न हो। समझ गया, सर ग्यूरोस। आज की घटनाएं सबके सामने थीं। ग्यूरोस के शब्द बहुत ही उचित थे। फैग्रियस केवल गुप्त रूप से ही कष्ट सह सकता था। लगता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, जनरल। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चेन रूई हल्के से मुस्कुराया, लेकिन बदकिस्मती से उसके लहजे या हाव भाव में कोई माफ़ी नहीं थी। फैग्रियस ने अपनी भौहें उठाईं और चेन रूई को फिर से कहते सुना, जहाँ तक जनरल ने कहा है, मैं अब आपके साथ महामहिम से मिलने यूरोदिशा जाऊंगा। फैग्रियस के चेहरे पर एक अप्रत्याशित भाव था। दरअसल वह अच्छी तरह जानता था कि ट्रिनिस ने जो किया वह पूरी तरह से गारफील्ड की शाह पर नहीं था। इसके पीछे लेक्स द ग्रेट का भी कुछ प्रभाव था और उसका मकसद गोल्डन एस्टेट को निशाना बनाना था।
राजकुमार आर्थर के प्रदर्शन ने लेक्स द ग्रेट के मन में पहले ही भय पैदा कर दिया था। साम्राज्यवादी सत्ता की लड़ाई में पिता पुत्र का आपस में लड़ना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि यह स्थिति अभी तक बहुत बुरी नहीं हुई थी, फिर भी लेक्स द ग्रेट का गोल्डन एस्टेट को दबाने का इरादा संदेह से परे था। ये वाकई आश्चर्यजनक था कि आर्थर गोल्डन एस्टेट को इस हद तक प्रबंधित कर पा रहा था। लेक्स द ग्रेट के इरादों को नज़रअंदाज करना असंभव था। गोल्डन एस्टेट न केवल आर्थिक रूप से बेहद विकसित था, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति बेहद कमज़ोर थी, जो पूरे साम्राज्य के विस्तार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। तो आज जब आर्थर ने ट्रिनिस की मौत में ज़बरदस्ती हाथ डाला, तो दुश्मनी का एक हल्का सा संकेत ज़रूर मिला। इस मामले में उसने सीधे राजधानी जाकर लेक्स द ग्रेट से मिलने का फैसला किया, जिससे फेग्रियस वाकई हैरान रह गया। महाराज, घूंघट वाली इसाबेला ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, चेन रूई ने सिर हिलाया, मैं बस कुछ बातें महामहिम को स्पष्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जनरल फेग्रियस के वहाँ होने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हम काफ़ी तेज़ रहे तो हम आज ही पहुँच सकते हैं, है ना जनरल? अकेले जा रहे हो? फेग्रियस को अचानक लगा कि वह इस मामूली राजकुमार को सिर्फ योद्धा शक्ति से नहीं देख पा रहा है। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, हम रात को पहुँच सकते हैं। रात में चेन रूई ने एक अंतर्निहित मुस्कान दिखाई, समय बिल्कुल सही है। टीएल, क्या मुख्य वेदी को नष्ट करने का समय आ गया है? अध्याय 1013, मुख्य वेदी। धीरे धीरे रात ढलने लगी और आकाश में हुक जैसा अर्धचंद्र दिखाई देने लगा। येरो दिशा, शाही महल का मुख्य हॉल। फेग्रियस की पिछली रिपोर्ट के अनुसार आर्थर को अब तक आ जाना चाहिए था। लेक्स द ग्रेट ने अपने सामने खड़े शाही रक्षक दल के कप्तान उल्से की ओर देखा, मैंने उसे अभी तक क्यों नहीं देखा? जनरल फेग्रियस ड्रैगन नाइट लीजन में गए, उल्से ने उत्तर दिया, महामहिम आर्थर सचमुच महल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन वे शियोन महल गए थे। शियोन पैलेस। लेक्स द ग्रेट ने अजीब भाव से भौहें चढ़ाईं। लेक्स द ग्रेट की तो बात ही छोड़िए, खुद उल्से को भी यह अविश्वसनीय लगा था। फेग्रियस की पिछली खुफिया जानकारी के अनुसार राजकुमार आर्थर ने सैमुअल को राजधानी के सर्वोच्च कमांडर ट्रिनिस को मारने का आदेश दिया था, जो आज गोल्डन एस्टेट में तैनात है। हालांकि ट्रिनिस को ड्रैगन वैली के एल्डर स्टैनवेल ने मार डाला था और सैमुअल और ट्रिनिस के बीच एक निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध हुआ था, लेकिन पूरी घटना की असली रेखा स्पष्ट थी। राजकुमार आर्थर ने राजधानी को किसी तरह का संदेश भेजने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। इस घटना की प्रकृति असाधारण थी। अब राजकुमार आर्थर फेग्रियस के पीछे अकेले ही राजधानी में गया, संभवतः लेक्स द ग्रेट को मामला समझाने के लिए। हालांकि रॉयल हाइनेस थर्ड प्रिंस सीधे लेक्स द ग्रेट से मिलने नहीं आए, बल्कि उन्होंने महामहिम को एक तरफ रख दिया और खुले तौर पर अपने पुराने प्रेमी से मिलने के लिए शियोन पैलेस चले गए। इस पुरानी प्रेमिका का एक शीर्षक था और वह था रॉयल हाइनेस थर्ड प्रिंस के चाचा की आधिकारिक पत्नी। महाराज, उल्से ने संकोच से पूछा, महामहिम तृतीय राजकुमार के शियोन महल में प्रवेश करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा वस्तु सक्रिय कर दी है। बाहरी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी को शियोन महल ले जाऊं? नहीं, लेक्स द ग्रेट ने तुरंत सिर हिलाया। शियोन पैलेस के पास मत जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कर सकता है। हाँ, उल्से उलझन में पड़ गया, लेकिन बिना कुछ पूछे उसने तुरंत झुककर पीछे हट गया। शियोन पैलेस में नर्म चांदनी ने फूलों के बगीचे में दो छायाओं को लंबे समय तक खींच लिया। वेरोनिका ने अपने सुनहरे बालों को ब्रश किया और उसका कप भर दिया। यह मेरी चाय है जो तुम्हारे तरीके से बनाई गई है। इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद अच्छा है। चेन रूई ने इसे चखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सच कहूं तो यनी की तुलना में इसमें अभी भी थोड़ा अंतर है। टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यनी न सिर्फ सुंदर और स्मार्ट है, बल्कि कुशल भी है। टीचर उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? वेरोनिका ने उदास भाव से सिर हिलाया। अफसोस की बात है, जोला मरी नहीं है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और स्वास्थ्य लाभ के लिए एक जगह गई थी। चेन रूई ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह एक राज है। कृपया इसे गोपनीय रखें, गुरुजी। यह अच्छी बात है। वेरोनिका ने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, मैं बातूनी इंसान नहीं हूँ। लेकिन इस बार जो खतरा मेरे सामने था वो असली था। मेरी जान लगभग चली गई थी। चेन रूई ने कंधे उचका दिए। क्या टीचर मुझे दिलासा नहीं देंगे? वेरोनिका ने उसे घूरा और अचानक आह भरते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे दिलासा दूं। शायद तुम्हें सबसे ज्यादा दिलासा राजकुमारी लैंडबिस को ही देना चाहिए। मुझे याद है जब वो कॉलेज में थी तो बहुत ही मासूम और प्यारी लड़की थी। तुमने उसे इस तरह क्यों दुख पहुंचाया? ऐसा नहीं है कि मैं उसे चोट पहुंचाना चाहता हूं। यह उसकी अपनी मांग है। चैन रूई ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बस सही समय पर था कि सबको बता सकूं कि लिटिल आर्थर हमेशा शादी में क्या कहना चाहता था। तुम्हारा मतलब लैंडबिस से ही है? वेरोनिका चौंक गई। उसने जानबूझकर उसकी बात अनसुनी कर दी।
लोग बदलते हैं। चेन रूई ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। वेरोनिका की नीली आंखें हल्के धुएं से ढकी हुई थीं। हाँ, हम सब बदल गए हैं। परिस्थितियाँ, खासकर समय लोगों को बदल सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदल जाएं, कुछ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, गुरुजी? मुझे नहीं पता, वेरोनिका ने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बार कुछ चीज़ें बदल जाएं, तो वापस लौटना नामुमकिन है। सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या वास्तव में इसमें बदलाव आया है। चेन रूई ने अपनी चाय खत्म कर ली, लेकिन वेरोनिका ने उसके लिए चाय नहीं डाली। उसने चायदानी नीचे रख दी। आज तुम इतनी देर से मुझसे मिलने क्यों आए? मैं सचमुच अचानक शिक्षक से मिलना चाहता था, इसलिए चला आया। बाद में मैं उस शाही महामहिम से मिलने जरूर आऊंगा। राजा महाराज से मिलने के लिए रुकना। वेरोनिका ने हल्के से अपना घूंघट ओढ़ा और मुस्कुराई। लगता है तुम राजा महाराज से मिलना चाहती हो, इसलिए मुझसे मिलने के लिए रुकी हो। देर हो रही है, जल्दी से हॉल में जाओ। महाराज को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। गुरुजी, आप गलत हैं, मैं जानबूझकर आपसे मिलने आया था। जहां तक महाराज की बात है तो असल में तो बस आना जाना था। चेन रूई का लहजा बहुत गंभीर था। और हाँ, इस बार के बाद मुझे नहीं पता कि मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा या नहीं, गुरुजी। वेरोनिका थोड़ा चौंकी। आपने ऐसा क्यों कहा? सम्राट मुझसे और ज्यादा सावधान हो गए और मुझे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे। इस बार मैं और नहीं सह सका और मैंने स्वर्ण संपदा में रखा एक शतरंज का मोहरा भी फेंक दिया, जिससे उन्हें इस विषय पर खेलने का एक बहाना भी मिल गया। अगर मेरी किस्मत खराब रही तो शायद मैं फिर कभी गुरु से न मिल पाऊं। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वेरोनिका कांप उठी। वैसे भी तुम दोनों पिता और पुत्र हो और तुम उसके सबसे प्यारे बेटे थे। तो क्या हुआ अगर वो सबसे प्यारा बेटा है? राजगद्दी और सत्ता के लिए भाई बहन बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ बेरहमी से लड़ते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। अफसोस की बात है। चेन रूई थोड़ा उदास लग रहा था। चेन रूई के लिए नहीं, बल्कि आथक के लिए। यह अफसोस की बात है कि महामहिम को पता ही नहीं है कि लिटिल आथक क्या चाहता है। वेरोनिका ने आह भरी। हालांकि तुम बहुत बदल गए हो, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि महामहिम किस चीज़ में डूबे हुए हैं। चेन रूई ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ? शायद बस एक कप चाय, एक शांत आंगन, कोई ऐसा व्यक्ति जो सारे मुखौटे और बोझ उतारकर बात कर सके। वेरोनिका की नीली आंखों में कोमलता झलक रही थी, बिल्कुल उस जमाने के लिटिल आथक की तरह। लगता है मुझ में वाकई बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं। चेन रूई ने स्पष्ट रूप से कहा, लिटिल आथक या आथक में हमेशा कुछ न कुछ समानता रही है। कुछ संयोग, शायद संयोग से ज्यादा हों। खैर, मुझे ऐसी चाय, एक शांत आंगन और पाकर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, लिटिल आथक, वेरोनिका ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अपना दिल खोलो और महामहिम से अच्छी तरह बात करो। आखिरकार वही पिता हैं जिन्होंने तुम पर सबसे ज्यादा कृपा की है। जब तक वह तुम्हारी आकांक्षाओं को समझते हैं तब तक वह तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। नहीं, अभी समय नहीं हुआ है। चेन रूई ने वेरोनिका को गहरी नज़र से देखा। चूंकि शिक्षक ने मुझे अपना दिल खोलने दिया, तो तुमने अपने दिल का दरवाज़ा फिर से कसकर क्यों बंद कर लिया? तुम्हें सचमुच जाना चाहिए। वेरोनिका ने सवाल टाल दिया, मानो उसने मन बना लिया हो। यह आखिरी बार है जब हम मिलेंगे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी और तुम मेरे पास फिर कभी नहीं आओगे। आखिरकार हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। इस समय किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरे संसार में। मियास साम्राज्य का शाही मकबरा अंडरवर्ल्ड। यह एक वेदी थी। हालांकि यह केवल 3 मंजिला थी, फिर भी इसकी गति बहुत शानदार थी। हालांकि ये लोगों को खौफनाक और भयानक एहसास दिलाती थी, क्योंकि यह लाशों से बनी ऊंची मीनारों और लाशों से बनी सड़कों से घिरी हुई थी, जो पूरे विशाल भूमिगत संसार को घेरे हुए थीं। कोई नहीं जानता था कि इस भवन परिसर को बनाने में कितने लोगों की जान कुर्बान हुई थी, जिसे चमत्कार और धरती पर नर्क कहा जा सकता था। वेदी पर लाल रंग के लबादे और मुखौटे पहने 2 रहस्यमयी व्यक्ति थे, कुर्सी और रॉड्स। ये दोनों नाम बेशक छद्म नाम थे, लेकिन उनकी पोशाक ही असली पहचान थी। ब्लैक डेथ फॉलोअर्स के आर्कबिशप। 2 प्रमुख आर्चबिशपों के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मुख्य बिशप और प्रमुख नेता भी थे। साथ ही चर्च के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू प्रतिनिधि, डिस्ट्रक्शन मैसेंजर भी थे। विनाशदूत का सर्वोच्च स्तर मुख्य विनाशदूत था और उनकी संख्या केवल 2 थी। उनकी शक्ति अर्धदेव स्तर पर थी, जबकि साधारण विनाशदूतों की संख्या 6 थी। यहाँ तक कि सबसे निम्नतम स्तर भी राज्य स्तर के प्रारंभिक चरण में था, जिसमें तथाकथित सबसे शक्तिशाली विनाशदूत शूरा भी शामिल था। ये 100 साल में एक बार होने वाला मुख्य बलिदान था। पोप को छोड़कर, जिन्हें सिर्फ उनके नाम से ही जाना जाता था, इस रहस्यमय पंथ के लगभग सभी कुलीन लोग यहीं एकत्रित होते थे। स्वर्णिम उज्ज्वल भूमिगत महल की ढह चुकी भय मुख्य वेदी की तुलना में ये घृणा मुख्य वेदी पहले से ही काफी पूर्ण थी।
बाहरी रूप से देखते हुए इसका इतिहास काफी पुराना होना चाहिए। मुख्य बलिदान में भाग लेने वाले लोग ब्लैक डेथ अनुयायियों के मूल थे। प्रवेश करते समय इन लोगों को भी कई स्तरों की जांच और सबसे विश्वसनीय आस्था सत्यापन से गुजरना पड़ता था। जिन लोगों में वास्तविक विनाश की आस्था नहीं थी, वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। स्वर्णिम उज्ज्वल भूमिगत महल की भय प्रधान वेदी के विनाश से मिले सबक के कारण मूल रूप से अधिक शक्तिशाली घृणा प्रधान वेदी ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया। बाहरी परिधि पर असंख्य आक्रोशित आत्माओं के शक्तिशाली विचार एकत्रित हो गए। इन अत्यंत विशिष्ट विनाश दूतों के साथ अस्थि मीनार वन और स्वयं प्रधान वेदी की शक्ति के साथ, जो घृणा के विश्वास को सर्वत्र स्वीकार कर सकती थी, छद्मदेव शक्ति के लिए भी इस सुरक्षा व्यवस्था को भेदना अत्यंत कठिन था। हालांकि एक मजबूत किले को हमेशा अंदर से भेदा जाता था। तथाकथित आस्था की परीक्षा पूरी तरह से अचूक नहीं थी। शूरा, जिसका शरीर विनाशकारी था, अपनी सहज इच्छाशक्ति का उपयोग करके विनाशकारी आस्था की परीक्षा आसानी से पास कर सकता था। उसकी अत्यंत शुद्ध विनाशकारी सांस को भी इस भगवान के अवतरण यज्ञ में भगवान की कृपा पाने के सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक माना जाता था। बलिदान शुरू हुआ। अनगिनत रक्त और जीवन शोधन का सार वेदी में डाला गया। जटिल अनुष्ठानों की एक श्रृंखला पूरी होने के बाद सभी अस्थि मीनारें एक प्रबल विनाशकारी श्वास से चमक उठीं और मीनारों पर अनगिनत रक्त रंग की धुंध छा गई। आस्था से मिश्रित विशेष स्रोत शक्ति मध्य में स्थित मुख्य वेदी की ओर उमड़ पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद अस्थि मीनार समूह के चारों ओर रक्त की धुंध धीरे धीरे कम हो गई और पूरी गहरी लाल मुख्य वेदी चटक लाल हो गई। बीच में अवतल बलिकुंड का स्थान विकृत होने लगा और एक भंवर जैसा प्रवेश द्वार दिखाई दिया जो रक्त लाल प्रकाश से चमक रहा था। इस रक्त लाल प्रकाश की क्रिया के तहत एकत्रित सार एक रक्त लाल गेंद में संघनित हो गया, जिससे एक धुंधली काली किरण प्रकट हुई। शूरा, जो वेदी की रखवाली कर रहा था, ने रक्त की माला देखी और उसकी आंखों में एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति उभरी, क्योंकि एक परिचित नाम उसके दिमाग में आया। ब्लडफॉल ऑर्ब। कुर्सी ने आश्चर्य से मुंह बनाया और रॉट से नजरें मिलाईं। ऐसा लग रहा था कि इस बार भगवान के अवतरण की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। आगमन से पहले का श्वास संक्रमण अनगिनत जीवन बलिदानों से ही प्राप्त किया जा सकता था। ये किसी कलाकृति के बराबर एक शक्तिशाली खजाने जैसा था। अस्थि मीनारों के चारों ओर रक्त का कोहरा और भी धुंधला होता गया। जैसे जैसे सार की शक्ति मुख्य वेदी पर केंद्रित होती गई, अस्थि मीनारों की शक्ति में उल्लेखनीय गिरावट आने लगी। मुख्य वेदी कांप उठी और बीच में स्थित रक्त लाल भंवर एक प्रकाश पुंज में बदल गया, जो भूमिगत दुनिया के शीर्ष तक पहुंच गया। रक्त रंग का ये प्रकाश एक शक्तिशाली विनाशकारी सांस के साथ बाहर निकला। पास में मौजूद ब्लैक डेथ अनुयायियों ने स्पष्ट रूप से भगवान की शक्ति को महसूस किया और उन सभी ने अपनी कट्टर दृष्टि दिखाई। ड्रैगन ब्राइड साम्राज्य का शियोन पैलेस। वेरोनिका कांप उठी क्योंकि उसे कुछ आभास हुआ। गुरुजी, क्या हुआ? चेन रूई ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, वेरोनिका की आवाज में चिंता की झलक थी। चले जाओ, इस जगह को बहुत दूर छोड़ दो और ड्रैगन ब्राइड एम्पायर को छोड़ दो। ठीक है वेरोनिका। चेन रूई ने इस बार उसे टीचर नहीं कहा और खड़ी हो गई। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। चलो, साथ में यहाँ से निकलकर किसी नई जगह चलते हैं और जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। चाहे तुम कोई भी दर्जा चाहती हो, बहन, टीचर या कोई और। अगर तुम मेरी संगति से ऊब गई हो तो तुम पूरी आज़ादी भी चुन सकती हो। यही लिटिल आर्थर की आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उन ईमानदार आंखों को देखकर वेरोनिका के हाथ हल्के से कांपने लगे, मानो वह कुछ दबाने की कोशिश कर रही हो। टीएल, क्या वह आर्थर को अस्वीकार कर देगी और उसे पुनः टेलीपोर्ट कर देगी? अध्याय 1014 घृणा का अवतरण। यह इसके लायक नहीं है। वेरोनिका ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है। वेरोनिका, मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द और पीड़ा से गुजरी हो। चेन रूई वेरोनिका के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। लिटिल आर्थर, मैं तुम्हें दर्द से बचाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब मुझ में है। नहीं, वेरोनिका ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके हाथ और भी कांप रहे थे। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। चेन रूई ने आह भरते हुए कहा, दरअसल आप गलत हैं, मुझे पता है। नहीं, वेरोनिका ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि जोर से उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसने अचानक दृढ़ता से अपना सिर उठाया, जोर से अपने हाथ अलग किए और चीखी, क्या तुम्हें पता है कि तुम 7 साल से भटक रही हो और तुम्हारी ज्यादातर याददाश्त चली गई है? चेन रूई ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ये बस एक दुर्घटना थी। कारण चाहे जो भी हो, छोटा आर्थर तुम्हें दोष नहीं देगा। वेरोनिका के चेहरे का भाव बदल गया। तुम सच में जानते हो? यदि स्मृति के लुप्त होने को मृत्यु माना जाए तो वह मर चुका है और मैं केवल एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी स्मृति पुनः आकार ले चुकी है, या वह व्यक्ति हूं जो लिटिल आर्थर की मूल चेतना के अंश के साथ पुनः जीवित हो गया है। चेन रूई ने दुनिया में पुनर्जन्म के बाद पहली बार सबसे बड़ा सत्य कहा।
हालांकि यह सिर्फ एक व्यंग्य था, उसने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि स्मृति के इस हिस्से में उसका सबसे बड़ा लगाव हमेशा से रहा है। अतीत में चाहे जो भी हुआ हो, लिटिल आर्थर के दिल में हमेशा तुम ही हो। तुम उसे नापसंद कर सकते हो, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तुम उसे चोट भी पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम उसके दिल को तुम्हें खुश करने से नहीं रोक सकते, भले ही वह दूर से तुम्हारी खुशी देख रहा हो। वेरोनिका स्तब्ध रह गई। उसकी आंख के कोने से एक आंसू की बूंद चुपचाप निकलकर घूंघट में समा गई। मेरे पीछे आओ वेरोनिका, यहाँ से निकल जाओ, सारा दर्द और नफरत पीछे छोड़ दो, अपनी जिंदगी फिर से चुनो और सच में आज़ादी से चुनो। इस समय मुख्य वेदी की रक्त लाल प्रकाश किरण म्यास साम्राज्य के शाही मकबरे में और भी तेज और चमकीली हो गई। पूरा विशाल भूमिगत जगत प्रकाशित हो गया। अस्थि मीनारों पर पड़ी सभी लाशें जीवित प्रतीत हो रही थीं। वे सभी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थीं, मानो कराह रही हों और विलाप कर रही हों। लाल धुंध अनगिनत आक्रोशित आत्माओं की तरह उन्मत्त होकर प्रकाश किरण की ओर दौड़ी। अस्थि मीनारों के पास रक्त वर्ण का कोहरा प्रकाश किरण द्वारा पूरी तरह अवशोषित हो गया था और दांतेदार सफ़ेद हड्डियां धीरे धीरे धूसर हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो न जाने कितने वर्षों से संचित शक्ति मुख्य वेदी पर स्थानांतरित हो गई हो। प्रकाश की किरण मुख्य वेदी के ऊपर लटकी हुई एक विशाल रक्त रंग की आकृति में संघनित हो गई। सभी ब्लैक डेथ अनुयायी श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गए, अपने हाथ आकाश की ओर फैला दिए और जोर से मंत्रोच्चार किया। शूरा उनमें से एक थी, मुखौटे के पीछे एक गुप्त मुस्कान के साथ। येरो दिशा, शियोन पैलेस। वेरोनिका के आंसू क्षण भर के लिए ही बहे, उसके बाद उसकी निगाहें उदासीनता में बदल गईं। बहुत ही मार्मिक पंक्ति, लिटिल आर्थर या आर्थर। उसका हाथ उसके चेहरे पर पड़े घूंघट तक पहुंचा और धीरे से उसे नीचे खींच दिया। दुर्भाग्य से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे मैं ऐसी दिखती हूँ। जिस दिन से चेन रूई ने वेरोनिका को देखा था, उसने एक खास घूंघट ओढ़ रखा था। उसकी आंखों के अलावा उसके चेहरे के बाकी हिस्से कोई नहीं देख सकता था। अब उसने आखिरकार घूंघट उतार दिया। उसकी याददाश्त में ये बेदाग और खूबसूरत चेहरा होना चाहिए था, लेकिन यह एक भयावह चेहरा बन गया था। चेहरा ऐसे निशानों से ढका हुआ था जो मानो किसी जादू के निशान हों। निशानों के पैटर्न जीवंत लग रहे थे, धीरे धीरे मुड़ रहे थे और मरोड़ रहे थे, जो भयावह लग रहे थे। ये पैटर्न चेहरे से लेकर गर्दन के नीचे कपड़ों से ढके हिस्से तक फैला हुआ था। कोई सोच सकता था कि शरीर के बाकी हिस्सों पर भी ऐसे ही भयानक पैटर्न होंगे। चेन रूई ने उन पैटर्न को ध्यान से देखा। वह उनमें निहित समृद्ध जीवन शक्ति और अजीबोगरीब सांसों को साफ महसूस कर सकता था। इस तरह का अस्तित्व कुछ हद तक कोकून रेशम जैसे परजीवी जीवों जैसा था। ये किसी दूसरे जीव के शरीर में रहता था और मूल शरीर की शक्ति और पोषक तत्वों को तब तक सोखता रहता था जब तक कि जीव मर नहीं जाता। वही आत्मा रूपी काया। और वेरोनिका ने चेन रूई को जो एहसास दिया, वह हॉबिट किंग इनके और उसके द्वारा देखे गए अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। उसकी सांसें ऐसी थीं कि सचमुच ऊपर देखने की जरूरत थी और लोगों को अंदर से बाहर तक सिहरन पैदा कर देती थीं। वह रसातल की शासक का अवतार लग रही थी। उसकी गति किसी भी तरह से किसी सामान्य राज्य स्तर की शक्ति के बराबर नहीं थी। सोर्नली ने एक बार कहा था कि बहुत कम लोगों को प्रभु द्वारा पहचाना जा सकता है और उन्हें प्रभुत्व हृदय प्रदान किया जा सकता है और उनकी शक्ति और क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। संकट के समय प्रभु की इच्छा शक्ति को बुलाया जा सकता है और प्रभु की शक्ति के साथ मिलकर अविश्वसनीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। नफरत दिल, इसका कारण यही होगा। वेरोनिका ने चेन रूई को स्तब्ध और हक्का बक्का देखकर ठंडी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और चिकनी सफ़ेद हथेली तेजी से बदलने लगी, एक भयानक पंजे में बदल गई जिस पर 1 फुट लंबा नुकीला नाखून लगा था जो ब्लेड जैसा था। चांदनी में वह खून की तरह लाल चमक रहा था। बर्फीली जानलेवा आभा की एक लहर उठी और आसपास के फूल और पेड़ मुरझा गए। उसके घिनौने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। जैसे ही उसका पंजा धीरे धीरे चेन रूई की ओर बढ़ा, मैं ऐसी दिखती हूँ। क्या तुम अब भी मुझे इस रसातल से बाहर निकालना चाहते हो? वेरोनिका को आश्चर्य हुआ जब आर्थर ने वह भयावह रूप नहीं दिखाया जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय वह पंजे की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा और उदासीनता से पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? वेरोनिका को झटका लगा और उसकी हरकतें अचानक हवा में ही रुक गईं। तुम्हारी आंखें भयानक सांसों से भरी हैं। चेन रूई ने सीधे उन नीली आंखों की ओर देखा, लेकिन उसके पीछे डर है। तुम डरी हुई हो। तुम मेरे आने से डरती हो कि मैं तुम्हारे नफरत और तबाही से लिपटे दिल को छू जाऊंगी। डरती हो कि तुम मुझे चोट पहुंचाने की किसी भी तरह की इच्छा को दबा नहीं पाओगी। चेन रूई ने अपने गालों पर बहते गर्म आंसू पोंछे देखा। ये एक छोटे आर्थर की उदासी है, क्योंकि वह जिसे प्यार करता है उसे अंतहीन नरक में संघर्ष करते देखता है। वह बस आसमान में धूप की किरण को देख सकती है। वह रो रहा है। विनाशकारी सांसों से भरी वेरोनिका की आंखें कांप उठीं और उसकी आंखें पहले से ही धुंध से भरी हुई थीं।
हालांकि उसने इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। तुमने मुझसे पहले पूछा था, क्या तुम बिना सूरज की रोशनी के किसी खाई में गिर गए हो? मेरा जवाब है, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए इन हाथों का इस्तेमाल करूंगा। मुझ पर भरोसा करो। चेन रुई ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। अब मुझे अपने हाथ दो। वेरोनिका ने उस हाथ को देखा और उसकी सांसें थोड़ी फूल गईं। उसने अपने उस हाथ को देखा जिसे पंजा कहना चाहिए था और झिझकते हुए आखिरकार चेन रुई का हाथ थाम लिया। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। उसने जल्दी से अपना पंजा वापस खींच लिया और अपने कंधों को कसकर पकड़ लिया। छोटे हाथ, यहाँ से चले जाओ। चेन रुई आश्चर्यचकित रह गया। वेरोनिका, इधर मत आओ। वेरोनिका का शरीर कांप उठा जैसे एक शक्तिशाली बल क्षेत्र बाहर की ओर धकेला गया। चेन रुई का शरीर अनजाने में ही दर्जनों मीटर दूर धकेल दिया गया। मार मार मार! उसकी आवाज़ एक गहरी गुर्राहट में बदल गई। उसके पूरे शरीर में भयानक लपटें जल रही थीं और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकल रही थी। पूरा शियोन महल घुटन भरी सांसों से भर गया था और ज़मीन फटती जा रही थी। लावा जैसी गर्मी और लालिमा छा रही थी। इतनी तीव्र नफरत उन्होंने इसे केवल सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल में प्रकृति के वृक्ष में ही महसूस किया। चेन रुई को सहज ही खतरे का आभास हो गया। चौकन्ने रहते हुए उसकी आंखें अचानक जम गईं। उसने वेरोनिका के भयानक पंजे को उसके ही दिल में घुसते देखा। यह कोई साधारण छेदन नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा प्रहार था जिसमें पूरी विनाशकारी शक्ति समाहित थी। पीठ से निकले खूनी ब्लेड पर भी खून की धुंध थी और खून तेजी से वाष्पित हो रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे ढह गया। समुद्र जैसी गहरी नीली आंखों में आग की लपटों और उसके शरीर की सारी ऊर्जा के साथ घृणा और विनाश तेजी से मंद पड़ गए। वह उसे एक बार और देखना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षण चेन रुई की आंखों की छवि की सारी चमक गायब हो गई। सब कुछ काला और सफ़ेद हो गया और वह उस दृश्य में ही रह गया जहां कमजोर शरीर को एक तेज ब्लेड से छेदा गया था। एक चुभने वाली अनुभूति हुई। यह आघात सीधे उसके दिल में चुभने से भी ज्यादा दर्दनाक था। न केवल लिटिल आर्थर का दर्द, बल्कि उसका अपना गुस्सा और दुख भी। मियास साम्राज्य के शाही मकबरे के नीचे मुख्य वेदी के ऊपर विशाल प्रेत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पूजा कर रहे ब्लैक डेथ अनुयायियों की ओर देखा। उसने एक अजीब सी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी जो एक अजीब सी भाषा थी। चारों दिशाओं में हड्डियों के टावरों की शक्ति के कंपन से वह एक ऐसी भाषा में परिवर्तित हो गई जिसे हर कोई समझ सकता था और जिसकी गूंज पूरे भूमिगत जगत में फैल गई। मानव स्वभाव से ही दुष्ट है। घृणा ही सभी बुराइयों का मूल है। जो लोग विनाश पर विश्वास करते हैं वे विनाश में अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ उलट पुलट कर दो और फिर एक ऐसी दुनिया बनाओ जिसे इच्छानुसार नष्ट किया जा सके। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ब्लैक डेथ के अनुयायी उसके पीछे पीछे आए और जोर जोर से पाठ किया। प्रेत की आवाज़ में न सिर्फ गहरी पैठ और आकर्षण था, बल्कि उसमें एक अविश्वसनीय शक्ति भी थी। रक्तलाल धुंध के पर्दे अनुयायियों के बीच फैल गए और इधर उधर भटकने लगे। जहां भी धुंध जाती, ब्लैक डेथ के अनुयायी एक छोटी सी लाल रोशनी से जगमगा उठते। उन्हें अपने शरीर में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ। ये जानकर कि यह प्रभु की कृपा से प्राप्त शक्ति है, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मंत्रोच्चार की आवाज़ और भी तेज और ऊंची हो गई। महल में चेन रुई ने अपने दिल की तीव्र भावनाओं को दबा लिया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि वेरोनिका का शरीर अचानक ऊपर तैरता हुआ आया। पहले से बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। न कोई उदासी थी, न गुस्सा, न कोई उत्तेजना, बस एक ठंडी शांति। तीखा पंजा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाला गया और सूखा खून फिर से दाग दिया गया। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो ये शरीर उसका नहीं था। बेवकूफ़ जिंदगी, बेवकूफ़ी भरी जिद। हालांकि यह आवाज़ वेरोनिका की थी, लेकिन इसने चेन रुई को एक और जाना पहचाना एहसास दिया। तुमने सचमुच एक पल में मेरी दी हुई इच्छा को पार कर लिया, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु को भी पार कर लिया। हालांकि इस तरह की निरंतर जागरूकता ही मुझे चाहिए। ठंडी निगाहें चेन रुई पर टिकी थीं। अज्ञानी चींटी, तुम ही उसके दिल में दरार हो, है ना? क्या तुम दर्द दिखाना भी भूल गई? जब तक तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगी, ये वंशज पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जब उसकी नज़रें चमकी तो भयानक दबाव चेन रुई की ओर तेजी से बढ़ा। रास्ते की जमीन दरक गई। न कोई दया थी, न कोई हिचकिचाहट। यदि यह एक साधारण शक्ति होती तो वह इस तरह की शक्ति के तहत नष्ट हो जाता, लेकिन जब दरार चेन रुई तक पहुंची तो वह रुक गई। ठंडी नीली आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसके बाद उसने खर्राटे लिए, फिर घुटन भरी हवा अचानक 100 गुना अधिक समृद्ध हो गई। चेन रुई के शरीर के आसपास की जगह विकृत होने लगी और उसमें एक दरार दिखाई देने लगी। दरार की विकृति तेजी से बढ़ती गई और उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नीली आंखों वाले उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। हालांकि वह राज्य स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, पर वह एक चींटी के अलावा कुछ नहीं था।
उसके लिए, जो पहले ही अवतार ले चुकी थी, ये लगभग पूर्ण वंशज उसके अपने स्तर से कहीं ज्यादा शक्ति के साथ उभर सकता था। शायद इसे पराक्रम कहना चाहिए। इस समय नीली आंखों वाले दृश्य में एक परिचित लाल रंग की सितारा रोशनी दिखाई दी। तारों की रोशनी तुरंत फैल गई और नीली आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तारों के भ्रम में अंतरिक्ष की दरारें जल्दी ही भर गईं। शियोन महल का पूरा स्थान चकाचौंध तारों की रोशनी से भर गया और विनाशकारी सांसें तारों की रोशनी में जमती हुई प्रतीत हुईं। चमकदार लाल तारों की रोशनी में क्रिस्टल कवच में वह आकृति साफ दिखाई देने लगी। उसके पीछे दो जोड़ी सुंदर पंख थे। उसी समय एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्विलियाना, उसके शरीर से बाहर निकलो। ये तुम हो। नीली आंखें घृणा और क्रोध से भरी हुई गर्जना कर रही थीं। अध्याय 1015, बिना आत्मा वाला काली मौत का अनुयायी। शियोन महल में जमीन फट गई और अनगिनत रक्त रंग की रोशनियां फूट पड़ीं, जो तारों के भ्रमों का प्रतिरोध कर रही थीं। दोनों सेनाएं गतिरोध में थीं। वेरोनिका, नहीं, अब ये क्विलियाना होनी चाहिए। उसकी पुतलियां मूल नीले रंग से रक्त लाल हो गई थीं और तीक्ष्ण पंजा भयंकर लपटों से तारों में पानी की लहरों के घेरे को चीरता हुआ निकल रहा था। हालांकि लपटों के लहरों को चीरने के बाद वह पहले ही एक खर्च हो चुकी शक्ति थी। आभा ब्लेड की तीक्ष्ण क्यूई ने उसे शून्य में बहा दिया। और ब्लेड ने क्विलियाना के सिर पर बिना रुके तेजी से वार किया। क्विलियाना ने पंजे से बचाव किया। चिंगारियां फूटी और धातु के टकराने की आवाज आई। नाखून पर एक हल्का निशान रह गया। क्विलियाना की बांह आग की लपटों से धधक रही थी। चेनरुई के शरीर के चारों ओर प्रकाश की अनगिनत किरणें उभर आईं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बारीक ब्लेड से बना एक विशाल पंजा उसे बीच में जकड़े हुए हो। चेनरुई तेजी से बच निकला। इस जगह में जहां भयानक शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं, अगर वह बस हिलता डुलता या टेलीपोर्टेशन करता तो उसकी गर्दन ब्लेड से टकरा जाती, इसलिए वह सिर्फ सामान्य गति से ही बच सकता था। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसके चेहरे पर खून के कुछ धब्बे दिखाई देते। तीखे पंजों को शरीर को छूने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ भयानक तीक्ष्णता ही दूरी पर सब कुछ काट सकती थी। क्विलियाना की लड़ने की शैली तीक्ष्ण थी। उसके भारी हमले केंद्रित होते थे, बिंदु और रेखा से हमला करते थे। ये ऑरा ब्लेड के हमले जैसा ही था, लेकिन ज्यादा तीक्ष्ण और परिवर्तनशील। ये तर्कसंगत था कि जब चेनरुई ने लाल ध्रुव तारा परिवर्तन सक्रिय किया तो वह अर्ध देवता को भी मार सकता था, लेकिन क्विलियाना का सामना करते हुए, जिसकी शक्ति अभी अभी अर्ध देवता के स्तर को पार कर पाई थी, उसे वास्तव में पूरी तरह से दबा हुआ महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्विलियाना की असली शक्ति पहले ही सामान्य छद्म देवता से बढ़कर हो चुकी थी। उसकी मारक चालें भयंकर और मायावी थीं। इस शरीर में भी उसकी शक्ति वास्तविक शक्ति के लगभग बराबर ही थी। वह एक अद्वितीय शक्ति थी। भले ही उसकी शक्ति सामान्य शक्तियों के स्तर तक सीमित थी, फिर भी सामान्य शक्तियां उसकी बराबरी कर सकती थीं। विशाल पंजा बंद हो गया और पलक झपकते ही अनगिनत ब्लेड एक दूसरे पर चढ़ गए। वे चेनरुई को धूल में मिलाने ही वाले थे। चेनरुई अब और नहीं बच सका। पीठ पर लगे दो जोड़ी तारों जैसे पंखों ने उसे जकड़ लिया। जिस क्षण लौ की रोशनी और तारों की रोशनी आपस में टकराई, पूरा अंतरिक्ष जोर से हिल गया। एक तेज, रूह को चीर देने वाली आवाज हुई। अनगिनत चिंगारियों में तारों के पंखों के कई टुकड़े बिखर गए। कोई अंदाजा लगा सकता था कि पंखों ने कितना दबाव झेला होगा। इस समय क्विलियाना की हरकतें अचानक रुक गईं। उन ब्लेड की गति अचानक धीमी हो गई और शक्ति भी अचानक कम हो गई। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव था, मानो वह किसी चीज से बेतहाशा लड़ रही हो। ये पहली बार नहीं था जब ये घटना घटी थी। हर बार जब चेनरुई खतरे में होती तो क्विलियाना की शक्ति बिना किसी कारण के रुक जाती। हालांकि क्विलियाना अपनी अपार शक्ति से नियंत्रित थी, वेरोनिका संघर्ष करने के लिए अपनी आत्मा को जला रही थी। मेरे दिल में धूप की आखिरी किरण के लिए, भले ही मुझे कोई प्रतिफल न मिले। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आकाश में दूधिया सफेद चमक वाला एक प्याला प्रकट हुआ, जिसमें चिंगारियां आपस में गुंथी हुई थीं। फिर वह एक बूंद में बदल गई और नीचे विलीन हो गई। पवित्र सुरक्षा, पवित्र संरक्षण थोड़े समय में भाग्य बढ़ा सकता है, जिससे धन्य लोगों की शारीरिक और जादुई क्षति कम हो सकती है। विभिन्न डिबफ अवस्थाओं का समय बहुत कम हो जाएगा, जबकि बफ अवस्थाओं का समय बढ़ जाएगा। पवित्र संरक्षण की आभा के नीचे तारों की रोशनी अचानक खिल उठी। 4 जोड़ी तारे के पंख फैल गए। आपस में गुंथी हुई प्रकाश की अनगिनत तीक्ष्ण किरणें प्रतिकर्षित होकर क्विलियाना की ओर वापस लौट गईं, तारा संरक्षक पंख की क्षति को प्रतिबिंबित करती हुई। क्विलियाना अचानक से अपनी ही चाल में फंस गई। उसके पूरे शरीर पर खून के छींटे पड़ गए। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत भयानक निशान थे और उसका मांस लिपटा हुआ था। मूर्ख और नीच अस्तित्व, प्रभु की महानतम इच्छा का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्विलियाना ने व्यंग्य किया, यह मत सोचो कि तुम्हारी आत्मा को जलाने से मैं रुक जाऊंगी। अगर मुझे आज इस दुर्लभ और सर्वोच्च आत्मा रूपी शरीर का त्याग भी करना पड़े, तो भी मुझे उस कमीने का समूल नाश करना होगा।
बोलना खत्म करते ही क्विलियाना के शरीर के चारों ओर की लपटें और भी तेज हो गईं। सारे कपड़े जल गए, जिससे उसका नंगा शरीर दिखाई देने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, वह शरीर जो बिल्कुल सुंदर और आकर्षक होना चाहिए था, भयानक और अजीबोगरीब पैटर्न से ढक गया। ये पैटर्न तेजी से विकृत और फैलने लगे और मानव शरीर को पूरी तरह से कवच की तरह लपेट लिया। ब्लेड जैसे नाखून भी फैल गए, जिससे एक ठंडी और तीखी धार दिखाई देने लगी। इस तरह के परिवर्तन के बाद वेरोनिका की इच्छाशक्ति पूरी तरह से दब गई। क्विलियाना ने एक धीमी सी गर्जना की। पूरा रक्त रंग का साम्राज्य इतनी चमक से जगमगा उठा कि तारों की चमक भी फीकी पड़ गई। चेन रुई ने महसूस किया कि दबाव अचानक दोगुना हो गया है। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि क्विलियाना की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी, मानो मूल शरीर की शक्ति किसी तरह की थकावट की गुप्त तकनीक के जरिए लगातार इस आत्मा रूपी शरीर में संचारित हो रही हो। अगर यह अर्धदेव स्तर का महाशक्तिशाली केंद्र होता तो वह इस भयानक शक्ति के आगे पहले ही ध्वस्त हो चुका होता, लेकिन चेनरुई के पास महाशक्ति और कई साधन थे। हालांकि वह दबा हुआ था और उसे नुकसान पहुंचा था, फिर भी वह क्विलियाना से मुकाबला कर सकता था। क्विलियाना के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह पहले ही अनुभव कर चुकी थी कि रजत चंद्र आकाशीय राजधानी के प्रकृति वृक्ष की लड़ाई में ये शत्रु कितना असाधारण था। उसके पास ईश्वर का राज्य भी हो सकता था। इसलिए इस बार क्विलियाना ने चेन रुई को नियंत्रित करने या वश में करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की, बल्कि उसने सबसे सीधा तरीका अपनाया, विनाश। मुख्य वेदी की बलि शक्ति के कारण आत्मा रूपी शरीर वाली वेरोनिका की इच्छाशक्ति को अधिकतम किया जा सका। क्विलियाना इस दुर्लभ वाहक की कीमत पर भी चेन रुई को खत्म करने के लिए दृढ़ थी। उसे उस कठिन शत्रु को सबसे शक्तिशाली आत्मा रूपी शरीर से कुचलने का भी पूरा विश्वास था। मियास साम्राज्य का भूमिगत शाही मकबरा, घृणा की मुख्य वेदी। जैसे जैसे भक्तगण जोर जोर से मंत्रोच्चार और बलिदान करते रहे, हवा में व्याप्त विशाल भ्रम और अधिक ठोस होता गया। शूरा, जो सभी के साथ मंत्रोच्चार कर रही थी, ने यह भी पाया कि वेदी के चारों ओर पूजित देव मूर्तियों में मध्यम और निम्न स्तर के रसातल प्राणियों जैसे अंतराल दानव, उन्मत्त दानव, धधकती ज्वाला चुड़ैल, रसातल स्वामी के अलावा सबसे ऊंची तीसरी मंजिल की देव मूर्ति, जो मूल रूप से अस्पष्ट थी, अंततः स्पष्ट हो गई। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे केवल कोर ब्लैक डेथ अनुयायी ही फैंटम का उपहार प्राप्त करने के बाद देख सके। बीच में एक ऐसा प्राणी था जिसमें स्पष्ट रूप से स्त्रियों जैसे लक्षण थे, उभरे हुए स्तन, दुबला पतला शरीर, पीठ पर पूंछ और चाकू जैसे तीखे लंबे नाखून। शरीर पर हड्डियों के उभार और उभार किसी कवच जैसे लग रहे थे। शूरा के दिल से घृणा की एक तीव्र भावना स्वतः ही उमड़ पड़ी। ये छवि हवा में उड़ते हुए भ्रम से कुछ हद तक मेल खा रही थी। चेन रुई ने इसे सिल्वर मून सेलेस्टियल कैपिटल के प्रकृति वृक्ष वाले स्थान पर भी देखा था। ये घृणा का स्वामी क्विलियाना था। घृणा के बगल में दो पुरुष प्रतिमाएं थीं, एक मजबूत शरीर और 6 भुजाओं वाली भय थी, दूसरी निराशा थी जो बिच्छू की तरह विशाल थी। रसातल के 3 शासक, घृणा करने वाले लॉर्ड क्विलियाना, भय करने वाले लॉर्ड सोसबाक और निराशा करने वाले लॉर्ड, जिनका नाम अज्ञात था। ये तो तय था कि बाकी 2 रसातल शासकों की तरह वहां भी एक निराशा वाली मुख्य वेदी थी। बस किसी को उसका स्थान ठीक से पता नहीं था। रक्तलाल धुंध ब्लैक डेथ अनुयायियों के चारों ओर तैर रही थी, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी और ब्लैक डेथ अनुयायियों के शरीर में प्रवेश कर रही थी। दरअसल ये बस वो अशुद्धियां थीं जो उस विशाल प्रेत ने रक्त बलिदान की शक्ति को अवशोषित और शुद्ध करते समय उत्सर्जित की थीं। फिर भी इन दृढ़ विश्वासियों के लिए यह पर्याप्त थी कि वे उसी के अनुरूप शक्ति प्राप्त कर सकें। रक्तलाल धुंध कुछ देर तक नाचती रही, फिर धीरे धीरे धीमी हो गई और शूरा के पास घनीभूत हो गई। इस दृश्य ने बाकी ब्लैक डेथ अनुयायियों को ईर्ष्या से भर दिया। यहाँ तक कि दोनों आर्चबिशप भी इससे अछूते नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि शूरा इस बार प्रभु के वंश का सर्वोच्च धन्य व्यक्ति बन जाएगा। उसे प्रभु द्वारा महान लाभ प्रदान किया जा सकता था। तुम्हारी विनाशकारी आस्था अद्भुत है, जो बाकियों से बढ़कर है। मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली आत्मा रूपी शक्ति और प्रभुत्व हृदय दूंगा। क्विलियाना के प्रेत ने दूर से एक आवाज़ दी, जिसने पूरी मुख्य वेदी को हिलाकर रख दिया। साथ ही इस आवाज़ में एक निर्विवाद फैसला था, जिससे सभी के मन में स्वाभाविक सहमति पैदा हो गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर सोर्नली को। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शूरा सचमुच स्वामी का ध्यान आकर्षित करेगा और सर्वोच्च कृपापात्र बन जाएगा, तब उसका उपयोग मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। भविष्य में उसके रहस्यमय पंथ के उच्चतम स्तर में प्रवेश करने की बहुत संभावना है, इसलिए मुझे मौजूदा अंतरंग संबंधों का उपयोग करके उसे और अधिक लुभाना चाहिए, ताकि वह वास्तव में क्लाउड राइडर साम्राज्य गुट की रीढ़ बन जाए। इसके बाद केवल एक आत्मा को समर्पित करके शूरा सबसे शक्तिशाली आत्मा वेरिएंट काया बन सकती है और घृणा हृदय प्राप्त कर सकती है। शूरा कुछ कदम आगे बढ़ा और चारों ओर खून की धुंध ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। इस समय घृणा भगवान प्रेत की आवाज़ अचानक बदल गई। तुम्हारे पास आत्मा नहीं है।
जैसे ही यह वाक्य निकला, सभी ब्लैक डेथ अनुयायियों के चेहरे पर भय छा गया। किसी व्यक्ति में आत्मा कैसे नहीं हो सकती? तुम कौन हो? प्रेत की आवाज में एक विशेष निवारक शक्ति थी। शूरा का नकाब तुरंत फट गया। न सिर्फ नकाब, बल्कि पूरा चेहरा और शरीर सवाल के नीचे फट गया था, लेकिन दरार से खून नहीं निकला। शूरा ने सिर उठाया, हवा में उड़ते उस भ्रम को देखा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। हंसते हुए उसके चेहरे की त्वचा फट गई, जो भयानक लग रही थी। कुतिया, क्या तुम मुझसे किसी और जगह पर नहीं लड़ रही हो? इन शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ था। ब्लैक डेथ के अनुयायी खलबली मचा रहे थे। महत्वाकांक्षी शूरा असल में एक जासूस है। धिक्कार है। क्विलियाना को आखिरकार समझ आ गया। उसने दुश्मन के अवतार को मुख्य वेदी में घुसने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया और शूरा के शरीर को नष्ट कर दिया। हालांकि विभाजित शरीर के केंद्र में एक अजीब गोलाकार वस्तु लटकी हुई थी। यह एक सफ़ेद बहुफलक था जिस पर प्राचीन रूनों की छाप उकेरी गई थी। इसके चारों ओर 6 रंगों की रंगीन रोशनी थी, जिससे क्विलियाना को बेहद खतरनाक एहसास हो रहा था। छद्म देवताओं का हत्यारा स्वयं सर्वोच्च देवदूत राफेल द्वारा बनाया गया, प्रकाश की शानदार गड़गड़ाहट। इतना ही नहीं, चेन रूई ने 6 तत्व स्रोत शक्ति का भी उपयोग किया और एलिमेंटल किंग द्वारा सिखाई गई कॉस्मोस एनिहिलेशन को इसमें जोड़ा, जो कि ब्रिलियंट थंडर ऑफ लाइट की शक्ति को कई गुना बढ़ाकर अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा सकता था। क्विलियाना ने आंखें सिकोड़कर सफ़ेद बहुफलक में डूबे 6 रंगों के प्रकाश को देखा। अगले ही पल सब कुछ एक गर्मागर्म प्रकाश में बदल गया। अध्याय 1016 तितली में बदलना। सफ़ेद रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि एक अवर्णनीय शक्ति ने तुरंत ही भूमिगत दुनिया को रोशन कर दिया। शूरा सही समय का इंतजार कर रही थी। जब क्विलियाना प्रभु के उपहार को सक्रिय करने के लिए तैयार थी और अस्थि मीनारों की रक्षा अपने सबसे निचले स्तर पर थी, तब उसने आखिरकार अपने आखिरी नुकीले दांत दिखाए। शूरा को मारने के लिए क्विलियाना का गुस्से से किया गया वार परमाणु बम को एक और बढ़ावा देने के बराबर था। यदि क्विलियाना का मूल शरीर यहाँ होता, तो चाहे ब्रिलियंट थंडर ऑफ लाइट और कॉस्मोस एनिहिलेशन कितने भी शक्तिशाली क्यों न होते, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन मुख्य वेदी में जो दिखाई दिया, वह उसका एक प्रक्षेपण मात्र था। मूल रूप से अस्थि मीनारें, जिनमें प्रबल आस्था और रक्त बलिदान की शक्ति थी, मुख्य वेदी द्वारा झेली गई क्षति को झेल सकती थीं और साझा कर सकती थीं। लेकिन अब क्विलियाना को बुलाने के मुख्य बलिदान समारोह के कारण अस्थि मीनारों की सारी शक्ति मुख्य वेदी द्वारा भस्म कर दी गई। हालांकि भूमिगत दुनिया के बाहर कई सुरक्षा कवच थे, मुख्य वेदी का आंतरिक क्षेत्र सबसे कमजोर था और इस भयानक विनाशकारी शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। दरअसल ब्रिलियंट थंडर ऑफ लाइट का यह उन्नत संस्करण मूल रूप से चेन रूई ने पवित्र प्रकाश पर्वत की यात्रा के लिए तैयार किया था। ये संभवतः राफेल को बदला देने के लिए था, लेकिन वह पवित्र प्रकाश पर्वत पर टिफनी और सृष्टि के स्रोत के उद्देश्य से गया था, जो उसका व्यक्तिगत लाभ और हानि था। रसातल का अवतरण सभी जीवों के लिए एक आपदा थी। इसलिए लाभ हानि का आकलन करने के बाद उसने अंततः क्विलियाना को यह बड़ा उपहार दिया। जहां कहीं भी अतुलनीय रूप से चमकदार सफ़ेद रोशनी जाती, सब कुछ ब्लैक डेथ के अनुयायी, हड्डियों के टॉवर, लाशों वाली सड़क तुरंत कणों में बदल जाता और बिना किसी निशान के गायब हो जाता। क्विलियाना का अवतार केवल कुछ सेकंड तक ही रहा और वह अब उस भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सकती थी। तीखी चीख में वह मुख्य वेदी के साथ शून्य में बदल गई। पूरा मियास साम्राज्य हिल रहा था, धरती फट रही थी और आसपास का समुद्री जल भी इस भयानक शक्ति से प्रभावित हो रहा था। सुनामी जैसा एक विशाल ज्वार आया। बेखबर लोगों ने सोचा कि कोई तेज भूकंप आ गया है। वे सब घबराकर अपने घरों से भाग गए। भूकंप को थमने में काफ़ी समय लगा और शाही मकबरे वाला इलाका ढह गया। अगर मुख्य वेदी पर आक्रमण रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था न होती, तो इस विस्फोट की शक्ति पूरे द्वीप साम्राज्य को समुद्र में डुबोने के लिए काफ़ी होती। जिस क्षण मुख्य वेदी का विनाश हुआ, शियोन महल में क्विलियाना कांप उठी। उसकी शक्ति अचानक रुक गई, उसने अपना सिर ढक लिया और दर्द से चीखने लगी। धिक्कार है, भले ही आप मुख्य वेदी को नष्ट कर दें, रसातल की इच्छा नष्ट नहीं होगी। हमें फिर से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक। उसके बोलना पूरा होने से पहले ही शब्द अचानक रुक गए। नीली आंखों में भयानक रक्त लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वीभत्स कवच और नुकीले ब्लेड जैसे नाखून नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो गए और नग्न स्त्री शरीर में वापस आ गए। उसके सुडौल शरीर पर अब वो डरावने पैटर्न नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह लड़खड़ा गई और आगे की ओर गिर पड़ी। चेन रूई का चेहरा चमक उठा और उसने वेरोनिका को पकड़ लिया, फिर वह धीरे से बैठ गया। वेरोनिका की समुद्री नीली आंखें थकी हुई लग रही थीं, लेकिन उसकी निगाहों में अभूतपूर्व शांति थी। तुमने कर दिखाया, लिटिल आर्थ। नहीं, मैं तुम्हें आर्थ कहता हूँ। आपने मुझे निराशा के गर्त से दोनों हाथों से ऊपर खींच लिया।
वेरोनिका की खूबसूरती कैथरीन और जोला जैसी थी और उसका परिपक्व और परिपूर्ण नग्न शरीर आकर्षण से भरपूर था। हालांकि चेन रूई की आंखों में इस समय कोई और विचार नहीं था, बस थोड़ी सी उदासी थी। चाहे वो नफरत भरे दिल को पार करना हो या क्विलियाना से संघर्ष, उसकी आत्मा को जलाने की कीमत पर ही हुआ था। और क्विलियाना ने चेन रूई को मारने के लिए अपनी आत्मा रूपी काया की सारी शक्ति खर्च कर दी थी। अब वेरोनिका का शरीर और आत्मा दोनों थक चुके थे, यहाँ तक कि पुनरुत्थान की औषधि भी काम नहीं कर रही थी। वेरोनिका ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। छोटे आथत, तुम बड़े हो गए हो, भविष्य में अपना और अपने आसपास के लोगों का अच्छा ख्याल रखना। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चेन रूई मुस्कुराया और वेरोनिका के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसकी चेतना में एक अतुलनीय गहरा दुख उमड़ पड़ा। उलझन में वह समझ नहीं पा रहा था कि यह असल में आथत था या उसका। माफ करना, मैं असली आथ नहीं हूँ। तुम्हारे आंसू सूरज की तरह गर्म हैं। वेरोनिका ने आसमान की तरफ देखा। हालांकि चांदनी ही थी, उसे सूरज दिखाई दे रहा था। आखिरकार अब मुझे और उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही धूप में नहा चुकी हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे पतला होता गया और उसकी खूबसूरत मुस्कान अभी भी शांत थी। उसने अचानक अपना शरीर ऊपर उठाया और चेन रूई के होठों को धीरे से चूम लिया। चेन रूई थोड़ा कांप उठा। इससे पहले कि वह कोमलता का स्पर्श महसूस कर पाता, उसकी बाहों में उसका शरीर हल्का होकर अनगिनत चमकदार धब्बों में बिखर गया, मानो कोई तितली अलविदा कहने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही हो। उसने अपना सिर उठाया, हवा में धीरे धीरे विलीन होते जा रहे चमकदार धब्बों को देखा और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। वे चमकदार धब्बे पुरानी यादों के साथ एक पल के लिए उसके हाथ में ठहरे और फिर गायब होने लगे। हवा में एक चांदी सी सफ़ेद चीज़ दिखाई दी, जो एक हल्की सफ़ेद रोशनी बिखेर रही थी। सारे चमकीले धब्बे तुरंत उसमें समा गए। अंतिम भोज में ईसा मसीह द्वारा इस्तेमाल किया प्याला। युद्ध में सहायता करने वाले पवित्र संरक्षण के अतिरिक्त पवित्र ग्रिल का एक और कार्य था, जो पवित्र आत्मा था। मूल रूप से चेन रूई की योजना सबसे बड़े खतरे पायथन को स्थिर करने के लिए पवित्र आत्मा के कौशल का उपयोग करना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वेरोनिका को बचाने की आखिरी उम्मीद होगी। पवित्र आत्मा क्षतिग्रस्त आत्मा इकाई को पवित्र ग्रिल में रखकर उसकी देखभाल कर सकती थी जब तक कि वह ठीक न हो जाए, और पवित्र आत्मा के प्रभाव को किसी प्रकार की प्रकाश शक्ति का त्याग करके बढ़ाया जा सकता था। हालांकि पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं थी। ठीक होने की मात्रा और समय आत्मा इकाई को हुए नुकसान की मात्रा पर निर्भर करता था। वेरोनिका की आत्मा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जो पायथन की क्षति से बिल्कुल अलग थी। किसी को नहीं पता था कि ठीक होने में कितना समय लगेगा या वह कब ठीक होगी। चेन रूई ने अपनी आंखें बंद की और उस गर्माहट को महसूस किया जो अभी भी उसके आसपास मौजूद थी। उसकी पूरी आत्मिक शक्ति भी किसी विशेष परिवर्तन से गुजर रही थी। उसके हृदय की गहराइयों में बसा मूल आत्मा अवचेतना धीरे धीरे विलीन होकर उसकी आत्मा में विलीन हो गई। उसकी आत्मिक शक्ति भी क्रमिक परिशोधन के साथ सुदृढ़ होती गई। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और बाहर चला गया। चेन रूई के शियोन महल में प्रवेश करने से पहले तैयार वस्तुओं का उपयोग करके शियोन महल के अंदर की गति और शक्ति को अवरुद्ध करते हुए सबसे शक्तिशाली प्राचीन रून संरचना को चारों ओर तैनात कर दिया गया था। हालांकि अभी अभी युद्ध बहुत भीषण था, बाहर कोई आवाज नहीं थी। ये युद्ध विशाल आस्था शक्ति और चेन रूई के मूल शरीर का संयोजन था। अगर वह क्विलियाना से हार जाता तो ये संरचना ध्वस्त हो जाती। चेन रूई के जाते ही उसने संरचना को सीधे बंद नहीं किया, बल्कि एक निश्चित समय पर रून्स फंक्शन चालू कर दिया। एक निश्चित समय बीतने के बाद ये धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे शियोन पैलेस का असली रूप सामने आ गया, जो जमीन पर धराशायी हो गया था। चेन रूई पूरे रास्ते नहीं रुका और सीधे महल के हॉल में चला गया। इस बार वह अपने पिता से मिलने यरोदिशा आए। आश्चर्य की बात नहीं कि देर रात होने के बावजूद लेक्स द ग्रेट अभी भी मुख्य हॉल में उसका इंतजार कर रहा था और रास्ते में किसी ने उसे नहीं रोका। महाराज, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चेन रूई सिंहासन के नीचे सीढ़ियों पर आया और स्थिर खड़ा होकर प्रणाम किया। तुम्हें यह भी पता है कि मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। लेक्स द ग्रेट ने ठंडी आवाज में कहा, तुम शियोन पैलेस में काफी आराम से थे। आरामदायक शब्द सुनकर चेन रूई ने बिना कुछ बताए अवाक होकर कंधे उचका दिए। आप और आपके मृत चाचा सोफिल की पत्नी। लेक्स द ग्रेट ने जानबूझकर इस अधिक वर्जित शीर्षक का प्रयोग किया। चेन रूई ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस दुनिया में अब सोफिल की पत्नी नहीं है। तुमने उसे किसी भी कीमत पर ले जाने का मन बना लिया है। नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। इस दुनिया में न सिर्फ कोई सोफिल की विधवा है, बल्कि कोई वेरोनिका भी नहीं है अब और नहीं। लेक्स द ग्रेट इस वाक्य का मतलब समझ गया और उसने ऐसे चौंकते हुए भाव दिखाए जैसे पहली बार अपने सामने खड़े बेटे को देख रहा हो। मैं तुम्हें सचमुच का मांगता हूँ आथ, तुम इतने क्रूर हो सकते हो। मुझे यह मानना पड़ेगा, एक शासक में जो सबसे जरूरी गुण होना चाहिए वह तुम में पहले से ही मौजूद है।
सबसे महत्वपूर्ण गुण निर्दयी होना है, चेन रूई ने उदासीनता से कहा। उस रास्ते के सामने आने वाली सभी बाधाएं, हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के हटा दिया जाएगा, है ना महाराज? लेक्स द ग्रेट ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। क्या आप जानबूझकर पूछ रहे हैं? सचमुच? चेन रूई ने उदासीन भाव दिखाया। लगता है मैंने कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा है। तुम इस सवाल की वजह से मूर्ख नहीं हो। यह लेक्स द ग्रेट ने कागज का एक अतिरिक्त टुकड़ा पकड़ा दिया जो चेन रूई ने शुरुआत में उसे दिया था। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, यह अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण है। क्या महाराज ऐसा नहीं कर रहे हैं? शायद आप अभी भी सतर्क हैं, कहीं किसी जाल में न फंस जाएं। चेन रूई मुस्कुराए। मुझे मत बताना कि महाराज को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। भले ही मैंने साफ साफ न पूछा हो, पर यह तो बस समय की बात है। पता चला कि उस पेपर की विषय वस्तु ही असली वजह थी जिसकी वजह से उस दौर में गोल्डन एस्टेट को बहिष्कृत, दबाया और यहाँ तक कि मजबूर किया गया। इस सब का मास्टरमाइंड असल में खुद आथत था। क्या तुम ये सब त्यागने को तैयार हो? शायद तुम बहुत पहले ही अपने सारे प्रयास त्यागने को तैयार हो। लेक्स द ग्रेट ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ पवित्र ज्योति वस्त्र के लिए? ये तो बस एक प्रतीकात्मक वस्तु है। भले ही इसका चर्च के लिए कोई विशेष अर्थ हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई वास्तविक और व्यावहारिक लाभ नहीं होगा। तुम्हें स्पष्ट रूप से चर्च का समर्थन प्राप्त है और तुमने इतनी योग्यता, साथ ही उस तरह की दृढ़ इच्छाशक्ति और साधन भी दिखाए हैं। अगर तुम मुझे अभी उखाड़ भी फेंको तो भी इस सिंहासन पर बैठना असंभव नहीं है। तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या महाराज को खुश नहीं होना चाहिए? आज मैं दरवाजे पर आया, राजधानी की सेना के सेनापति की परोक्ष रूप से हत्या कर दी और तथाकथित चाचा की विधवा के साथ व्यभिचार किया। क्या यह महाराज के लिए सबसे अच्छा अवसर नहीं है? चेन रूई ने शांत हॉल में चारों ओर देखा। लेकिन क्या आप सचमुच जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ? महाराज, मुझे नहीं पता। लेक्स की उंगलियां धीरे से सिंहासन के आर्मरेस्ट पर टैप कर रही थीं। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हें आज अकेले नहीं आना चाहिए। अध्याय 1017 पिता। चेन रूई बस हल्के से मुस्कुराए। राजधानी की सेना के सेनापति की हत्या, व्यभिचार और चाचा की विधवा को मार देना, ये शायद काफी न हो। खैर, शासक की हत्या जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? आखिरी वाक्य सुनते ही लेक्स द ग्रेट की आंखें उग्र हो गईं और उसने सीधे चेन रूई की आंखों में देखा। हालांकि उदासीनता के अलावा उसे वहां कुछ भी अतिरिक्त नहीं दिखा। महाराज, क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? चेन रूई ने लेक्स द ग्रेट की आंखों में सीधे देखा। यह आपको एक बार और हमेशा के लिए एक अनुकूल अवसर दे रहा है। क्या यह एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण गुण नहीं है? लेक्स द ग्रेट की सांसों की लय थोड़ी तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गई। तो जब तुम बिना किसी संरक्षक के यहाँ आए हो तो तुम्हें पहले से ही यह एहसास है? जब से मैं इस महल में आया हूँ। नहीं, जिस दिन आर्थर इस महल में पैदा हुआ उसी दिन से मुझे इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए थी। चेन रूई ने हल्के से सिर हिलाया। सबसे निर्दयी शासक परिवार होता है। सत्ता और अस्तित्व की खातिर जितने ज्यादा रिश्तेदार होंगे उतनी ही ज्यादा मौत से लड़ेंगे। पेड़ शांत रहना चाहता है, फिर भी हवा लगातार चलती रहती है। बेफिक्र जिंदगी जीना नामुमकिन है। यहाँ तक कि जिस बेटे से आप कभी सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वह भी एक दिन आपकी गद्दी हिला सकता है और सत्ता की राह में रोड़ा बन सकता है, और आप उसे हटाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम वापस क्यों आए? वापस आने के बाद तुमने इतनी अद्भुत क्षमता क्यों दिखाए? क्या ये सिर्फ उस औरत के लिए है? उस औरत के लिए जिससे तुम पहले ही छुटकारा पा चुके हो? तुम्हारी सारी कोशिशें इसी प्रेम प्रसंग के इर्द गिर्द घूमती हैं और अंत में यही सब खत्म होता है। यह मेरा अपना मामला है। मैं ज्यादा जवाब नहीं देना चाहता। चेन रूई ने सीधे जवाब न देते हुए विषय बदल दिया। हालांकि जब बात वेरोनिका की आती है, चूंकि मैं उसके साथ पूरी तरह से समझौता कर चुका हूं, तो क्या हमारे समझौते को वादे के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए? क्लाउड राइडर साम्राज्य के अवशेषों को पूरी तरह से मिटाने के लिए? अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मैं कर दूंगा। लेक्स द ग्रेट ने व्यंग्य किया। लेकिन मुझे हैरानी है कि इस स्थिति में भी तुम इस मामले की परवाह कर रहे हो। तुम असल में क्या चाहते हो? अगर मैं कुछ छीनना चाहता हूं तो वह है पवित्र प्रकाश वस्त्र। चेन रूई ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन आर्थर के लिए वह असल में यह नहीं चाहता, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा भोला और सज्जन है। मूर्ख आदमी। लेकिन अब यह कहना व्यर्थ है महाराज। अब यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूं, ये वह है जो आप चाहते हैं। सिंहासन पर बैठा शासक चुपचाप अपनी तर्जनी से कुर्सी पर थपथपा रहा था। इस खामोश हॉल में यह बहुत तेज लग रहा था। कुछ देर के लिए माहौल जम गया। कुछ देर बाद लेक्स ने मानो कोई फैसला कर लिया हो। उसके हाथ के एक इशारे से एक अंतरिक्ष वलय निकलकर चेन रूई के सामने तैर गया। यही वह चीज़ है जिसे आप छीनना चाहते हैं। चेन रूई ने अपनी चेतना से जांच की और अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, एक सफ़ेद वस्त्र जो सिकाडा के पंखों जितना पतला था, जिससे चांदी जैसी सफ़ेद चमक निकल रही थी।
चेतना के स्पर्श मात्र से ही उसे शुद्ध प्रकाश में सांसों का एहसास हुआ, जो कांटों के मुकुट और पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती से कमतर नहीं थी। ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का सर्वोच्च पवित्र अवशेष, जो 3 पवित्र अवशेषों में से अंतिम था, पवित्र प्रकाश रोब। चेन रूई दंग रह गया। ये सचमुच थोड़ा अप्रत्याशित था कि उसे वह पवित्र प्रकाश वस्त्र, जिसे वह हमेशा से चाहता था, इतनी आसानी से मिल गया। लेक्स ने उस उलझन भरी नज़र को देखा और एक अजीब सी राहत महसूस की जब उसने ठंडे स्वर में कहा, क्यों? क्या तुम यही नहीं चाहती? जाहिर है, ये बस थोड़ा अप्रत्याशित है। हालांकि चेन रूई हैरान था, लेकिन उसे जो अच्छी चीज़ दी गई थी, उसे वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। उसने अंतरिक्ष वलय को भंडारण गोदाम में रख दिया। तो महाराज, अब एक राजकुमार के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुमने इसकी योजना बहुत पहले नहीं बनाई थी? लेक्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे अब आखिरकार यकीन हो गया है कि अपनी वापसी की शुरुआत से ही तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। गोल्डन एस्टेट, मैजिक गेम, येलो ड्रैगन वाइन तो बस तुम्हारे चिप्स हैं। ओह, चेन रूई ने अपनी बाहें उठाईं। महाराज, क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई और साजिश नहीं है? हम अपने अलावा सबको बेवकूफ़ मत समझो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, पर मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या नहीं चाहते। लेक्स ने चेन रूई को गहरी नज़र से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे राहत की सांस लेनी चाहिए या आह भरनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं उत्तराधिकारियों और अपने नियंत्रण वाले सिंहासन के बीच भटकता रहा हूं, लेकिन इतिहास में कोई भी शासक कितना भी महान क्यों न हो, ऐसी झिझक तो हमेशा रहती ही है। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, तुम सचमुच इस साम्राज्य के सबसे अच्छे उत्तराधिकारी हो। तुम इसे इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? हर किसी की चाहत अलग होती है। बेशक मेरी भी अपनी दृढ़ता है, लेकिन सिंहासन और शक्ति उनमें शामिल नहीं है। इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ में कुछ बंधनों को तोड़कर सचमुच अपनी चाहत पूरी करने की क्षमता है। लेक्स एक पल के लिए चुप रहा। तुम और क्या चाहते हो? काश। चेन रूई के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। फ्रेया। हालांकि उसने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन ये देखा जा सकता है कि वह आपके द्वारा तय किए गए राजनीतिक विवाह के लिए अनिच्छुक है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से विवाह चुनने का अधिकार होगा। बेवकूफ़ी भरी बात, लेक्स ने तिरस्कार से कहा। चूंकि वह एक राजकुमारी है, उसे साम्राज्य के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शादी की तो बात ही छोड़िए। केवल कमज़ोर साम्राज्यों को ही अस्थायी स्थिरता के लिए अपनी महिलाओं की खुशी का त्याग करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य और महाराज को ऐसा करने की ज़रूरत है। अगर आप फ्रेया से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप दिखते हैं। लेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अचानक पूछा, क्या पवित्र ग्रिल आपके हाथों में भी है? चेन रूई ने लेक्स की आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। तो यह मामला है। लेक्स ने धीरे से सिर हिलाया, बहुत कुछ समझते हुए। ब्लू ग्लोरी एम्पायर में शादी करने से इनकार करना सिर्फ लैंडबिस के साथ एक सौदा था। यह उसकी अपनी पसंद का सौदा है, जैसे अब हमारे बीच। अगर महाराज ऐसा सोचते हैं। चेन रूई ने एक पल के लिए लेक्स को घूरा, फिर कंधे उचका दिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। क्या आप इस तरह विदाई देंगे? लेक्स ने अलविदा के बजाय फेयरवेल कहा। हाँ। चेन रूई ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। तुम्हारे अपने फैसले हैं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेक्स कुछ देर चुप रहा। मैं बस एक बात कहूँगा, अभी भी देर नहीं हुई है कि तुम अपना मन बदल लो। यह कोई शिष्टाचार नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे लगता है आथक को कोई पछतावा नहीं है। चाहे वो कुछ भी करना चाहे, एक पिता हमेशा उसका साथ देता है। चेन रूई ने लेक्स को प्रणाम किया और मुंह फेर लिया। उसके पीछे से लेक्स की धीमी आवाज़ आई, तुम खुद को और उस आथक को, जो गायब हो गया, दो अलग अलग लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन चाहे तुम कितने भी बदलावों से गुजरे हो, चाहे तुम्हारी पहचान या योग्यता कुछ भी हो, रोलांड परिवार का खून हमेशा तुम्हारे शरीर में बहता रहा है। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम जड़ को नकार नहीं सकते। तो मैं इस तरह विदाई देता हूँ। चेन रूई ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने अपना सिर घुमाया और सिंहासन पर खड़ी आकृति को देखा। उसके मन में एक खोई हुई सी अनुभूति हुई, मानो उसकी स्मृति में एक छवि उभर आई हो। तो अलविदा पिताजी। इस क्षण चेन रूई को लगा कि आथक की अंतिम चेतना भी विलीन हो गई है, या वह बिना किसी दोष या कमी के पूरी तरह से उसकी आत्मा में समाहित हो गई है। वे अब एक दूसरे से अलग नहीं थे। आत्मा की शक्ति अभूतपूर्व रूप से शुद्ध और प्रचुर हो गई थी। गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बहुत सुधार हुआ था। लाल ध्रुव तारा परिवर्तन की ओर बढ़ने से पहले की तरह ये सुधार अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक ठोस और मजबूत नींव रखने के बराबर था। इसके बाद उसे बस गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी। यह अवसर सृष्टि का मूल था। चेन रूई का आखिरी वाक्य जोर से नहीं था, फिर भी लेक्स ने उसे सुना। उसका शरीर थोड़ा कांपा, अकेले चलने वाले की पीठ को घूरते हुए, और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नज़र धुंधली हो गई हो।
आखिर लेक्स ही सम्राट था जो पूरे साम्राज्य पर राज करता था। पहले उसकी नज़र धुंधली थी क्योंकि वह हमेशा आर्थर की प्रतिभा और प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहता था, लेकिन अब जब वह उस दायरे से बाहर निकला तो उसे सचमुच बहुत कुछ दिखाई दिया। आर्थर ने अपनी महान प्रतिभा से गोल्डन एस्टेट को एक महान आय स्रोत में बदल दिया, फिर उन्होंने इसे इस तरह से अपने पास भेज दिया। गोल्डन एस्टेट, जादू का खेल, पीली ड्रैगन वाइन। ये सौदेबाजी के चिप्स नहीं थे बल्कि एक उपहार थे, अपने पिता के लिए एक उपहार। इसके बाद आर्थर जो करने वाला था वह बेहद खतरनाक होना चाहिए था। होली ग्रेल और होली लाइट रोब को देखते हुए इसमें विशालकाय होली चर्च के शामिल होने की संभावना थी। इसलिए उससे पहले ड्रैगन ब्राइट एम्पायर और उसके पिता के साथ एक सीमा रेखा खींचना जरूरी था, इसलिए आर्थर ने उसे उस समय एक कागज का टुकड़ा दिया। आगे जो कुछ भी हुआ उसकी योजना उस कागज पर बनाई गई थी और यही आर्थर के लिए विदाई का सबसे अच्छा विकल्प भी था। लेक्स को अचानक अपने आखिरी फैसले के लिए आभार महसूस हुआ। हालांकि आर्थर अलविदा कहने वाला था और एक ऐसे रास्ते पर चलने वाला था जिसकी उसने खुद भी कल्पना नहीं की थी, फिर भी उसने अपने बेटे को नहीं खोया था। देखो एक्रीना, हमारा बेटा। काफी देर बाद धुंधली दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और झुका हुआ व्यक्ति धीरे धीरे सिंहासन पर बैठ गया और अपनी सीधी स्थिति में आ गया। उलसे, शाही रक्षक दल का कप्तान उलसे, जो कहीं स्टैंड बाय पर था, तुरंत मुख्य हॉल में प्रकट हुआ। महाराज। क्या आर्थर चला गया? हाँ महाराज, महामहिम आर्थर महल छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वे मानो हवा में ही गायब हो गए हों। गस की संवेदी शक्ति भी महामहिम आर्थर का पता नहीं लगा पा रही है। लेक्स द ग्रेट ने शांति से सिर हिलाया। तुरंत पूरे शहर को खबर दो कि तीसरे राजकुमार आर्थर ने दिवंगत राजकुमार सोफिल की विधवा वेरोनिका की हत्या कर दी है और राजधानी की चौकी गोल्डन एस्टेट के सेनापति ट्रिनिस की हत्या कर दी है। वह अब फरार है। फायरविंग सेना को आदेश दो कि वह पूरी रात उसका पीछा करे और आर्थर को पकड़कर राजधानी वापस ले आए। ड्रैगन नाइट सेना को आदेश दो कि वह गोल्डन एस्टेट की आयरन स्केल सेना के साथ मिलकर पूरे गोल्डन एस्टेट पर तुरंत नियंत्रण कर ले। जो भी आज्ञा न माने उसे मार डालो। हाँ, उलसे ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑर्डर ले लिया। अध्याय 1018 पवित्र बालक। अगले दिन एक चौंकाने वाली खबर फैली। आर्थर, ड्रैगन ब्राइट एम्पायर का तीसरा राजकुमार रोलांड, एक गंभीर अपराध करके फरार हो गया। लेक्स द ग्रेट खुद उसे ढूंढ रहा था। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि साम्राज्य का ये विशिष्ट तीसरा राजकुमार, स्वर्ण संपदा का स्वामी और मानव का शीर्ष मैकेनिक ग्रैंड मास्टर, विवाह अस्वीकृति और गायब होने की एक श्रृंखला के बाद एक बार फिर से दुनिया भर में एक बेहद आकर्षक तरीके से एक गर्म विषय बन जाएगा। आर्थर द्वारा किए गए अपराध जल्द ही जगजाहिर हो गए। सबसे पहले आर्थर ने एक चाल चली और द्वंद्व युद्ध का जाल बिछाया। अपने स्वर्णिम शूरवीर और ड्रैगन सवार सैमुअल को ट्रिनिस को मारने के लिए उकसाया, जो खुद भी एक स्वर्णिम शूरवीर और ड्रैगन शूरवीर था। ट्रिनिस की एक और भी खास पहचान थी, वह थी गोल्डन एस्टेट में लेक्स द ग्रेट द्वारा नियुक्त एक सेनापति। इस षड्यंत्र में पिता पुत्र आर्थर और लेक्स द ग्रेट के बीच संघर्ष शामिल था। लेक्स द ग्रेट अपनी नियंत्रण की चाहत के लिए जाना जाता था और उसने कई वर्षों तक ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण के साथ शासन किया। इसी बीच राजकुमार आर्थर, जो 7 साल के लापता होने के बाद वापस लौटा था, ने कुछ ही महीनों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया और उसे सिंहासन का सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी माना गया। हालांकि अपने चरम पर लेक्स द ग्रेट के लिए यह एक संभावित खतरा भी था। प्राचीन काल से ही पुराने और नए के बीच सत्ता का परिवर्तन एक अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है, जो अकल्पनीय संघर्षों और विभिन्न अप्रत्याशित परिवर्तनों से भरा हुआ है। खासकर एक शासक के लिए उत्तराधिकारी का बहुत अच्छा होना या बहुत साधारण होना एक परेशानी का विषय होता था। इस मामले में आर्थर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रतिबंध और दमन लागू होने लगे, जो एक खुला रहस्य था। दुर्भाग्य से आर्थर स्पष्ट रूप से सहनशील व्यक्ति नहीं था। अंततः वह ट्रिनिस के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने सैमुअल को ट्रिनिस को मारने देने के लिए द्वंद्वयुद्ध का सहारा लिया। यदि ट्रिनिस को मारना उचित था तो अगली बात अविश्वसनीय थी, आर्थर ने वास्तव में वेरोनिका को मार डाला। आर्थर, वेरोनिका और लैंडबिस के बीच का त्रिकोणीय रिश्ता पिछली विवाह अस्वीकृति वाली घटना से जगजाहिर था। वेरोनिका आर्थर की शिक्षिका थी और वह महिला जिस पर आर्थर सबसे ज्यादा मोहित था। बाद में वेरोनिका को आर्थर के चाचा राजकुमार सोफिल से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। फिर सोफिल की विचित्र मृत्यु के बाद दुर्भाग्य से वह विधवा हो गई। कुछ समय पहले सगाई समारोह में आर्थर ने लैंडबिस को, जो 7 साल से वेरोनिका का इंतजार कर रहा था, सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब जब आर्थर ने अपनी सबसे प्रिय स्त्री को अपने हाथों मार डाला तो इसमें कैसी शिकायत थी। ऐसा कहा जाता है कि इन दो चीजों के अलावा आर्थर ने एक राष्ट्रीय खजाना, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का एक पवित्र अवशेष भी चुरा लिया था। घटना के बाद क्रोधित लेक्स द ग्रेट ने आर्थर को पकड़ने के लिए फायरविंग लीजन को भेजा। फिर उसने पूरे गोल्डन एस्टेट को नियंत्रित करने के लिए सबसे मजबूत ड्रैगन नाइट लीजन को भेजा।
गोल्डन एस्टेट पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन आर्थर का कोई अता पता नहीं था। आर्थर के 2 संरक्षक, विश्वासपात्र सैमुअल और अन्य भी लापता थे। उस रात गोल्डन एस्टेट स्थित पवित्र चर्च में तैनात गौरवशाली शूरवीर कार्डिनल ग्रेलिन के नेतृत्व में रातों रात पीछे हट गए। अतीत में आर्थर और पवित्र चर्च के बीच घनिष्ठ सहयोग के कारण ये बहुत संभव था कि वह पवित्र चर्च के लोगों के साथ भाग जाए। यह पाप के भय से केवल भागना नहीं था, बल्कि एक दलबदल था। इस कारण से ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य ने औपचारिक रूप से पवित्र चर्च के साथ बातचीत की, जिसमें अनुरोध किया गया कि पवित्र चर्च ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और अपराधी आर्थर को सौंप दे। अप्रत्याशित रूप से पवित्र चर्च ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उसने आर्थर को ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य से बचाया था। इसके बजाय उसने आर्थर के दलबदल की सच्चाई को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। चूंकि ट्रिनिस आयरन स्केल लीजन को गोल्डन एस्टेट में ले जा रहा था, इसलिए वह अक्सर बिना किसी कारण के निवासियों को परेशान करता था, जिससे स्थानीय जेड लीजन भड़क उठता था और गोल्डन एस्टेट, जो कभी स्थिर और समृद्ध था, शिकायतों से भर जाता था। इस द्वंद्व का कारण ये था कि आयरन स्केल लीजन ने फ्रेश फ्लावर पैविलियन में उपद्रव मचाया था और उन्होंने उन्हें रोकने आए जेड लीजन सुरक्षा दल के सदस्यों और नागरिकों को भी मार डाला था, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया था। जब जेड लीजन के सेनापति सैमुअल व्यक्तिगत रूप से पहुंचे तो ट्रिनिस ने क्षमा मांगने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने के बजाय सैमुअल को और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक द्वंद्व युद्ध हुआ। ये द्वंद्व युद्ध दरअसल सैमुअल को मारने के लिए ट्रिनिस द्वारा रचा गया एक जाल था। इसी वजह से ट्रिनिस ने प्रसिद्ध पौराणिक श्रेणी का उपकरण ऐश सूट पहले से तैयार कर लिया था, काली औषधि पी ली थी और द्वंद्व युद्ध में छिपकर हमला करने के लिए विशालकाय अजगर को भी बुला लिया था। दुर्भाग्य से ये सारी चालें उसकी ताकत के आगे फीकी पड़ गईं। सैमुअल ने आखिरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई और ट्रिनिस को हरा दिया। द्वंद्व युद्ध विफल होने के बाद ट्रिनिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक बड़े अजगर ने गुस्से में उसे मार डाला, जो ये सब देख रहा था। इस द्वंद्व युद्ध के निर्णायक के रूप में गौरवशाली तलवारबाज पारसाली के महान शिष्य, जो अब स्वर्गीय वज्रगृह के स्वामी बन चुके थे, जमींदार, पूरे द्वंद्व युद्ध के साक्षी बने और 2 बड़े अर्धदेवों सहित 4 अजगरों ने इसकी पूरी सच्चाई की गवाही दी। ट्रिनिस की मौत न सिर्फ वाजिब थी, न सिर्फ इसका आर्थर से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह भी मुमकिन था कि उसे किसी ने आर्थर के दाहिने हाथ सैमुअल को मारने का निर्देश दिया हो। सबसे बड़ा शक एक राजकुमार पर था जिसकी आर्थर और सैमुअल से पुरानी दुश्मनी थी। ये तथ्य कि वेरोनिका को आर्थर ने मारा था उससे भी ज्यादा बेतुका था। आर्थर ब्लू ग्लोरी एम्पायर की सबसे खूबसूरत राजकुमारी लैंडबिस को भी छोड़ सकता था, जो 7 साल से उसका इंतजार कर रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि उसने वेरोनिका को अपने हाथों मार डाला? वेरोनिका की मौत का असली कारण उसे जहर देना था। असल में ये बेचारी महिला कई सालों से अवसाद से ग्रस्त थी और पहले भी एक दुष्ट राजकुमार ने उसे परेशान किया था। इसलिए वह डरी हुई थी और बिस्तर पर पड़ी थी। इस बार आर्थर को जानबूझकर शियोन महल ले जाया गया, जहां उसने पाया कि वेरोनिका जहर से मर रही थी। अंततः उस सुंदरी की मृत्यु हो गई। वेरोनिका का जीवन दुखद था। उसे अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसने अपने पिता जितनी उम्र के व्यक्ति से विवाह किया और बहुत पहले ही विधवा हो गई। उसे गहरे महल में कई बार धमकाया और सताया गया। हालांकि अंततः वह अपने प्रेमी की बाहों में मर गई, जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई, लेकिन इस घटना ने आर्थर को अभूतपूर्व आघात पहुंचाया। निराश होकर राजकुमार ने अपना सारा प्रबंधन त्याग दिया और ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य छोड़ दिया। जहां तक आर्थर द्वारा छीने गए राष्ट्रीय खजाने और पवित्र अवशेष का सवाल है, चर्च का रुख और भी कड़ा था, क्योंकि यह खजाना पवित्र प्रकाश वस्त्र ही था जो उस समय तीनों महादूतों ने ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य को दिया था। इस बार चर्च के पवित्र बालक आर्थर को ही तीनों महादूतों ने इसे वापस लेने का आदेश दिया था। जब पवित्र चर्च की प्रतिक्रिया आई तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। पहले 2 तो ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य के आंतरिक मामले या कुछ व्यक्तिगत शिकायतें थीं, लेकिन तीसरे स्पष्टीकरण से कुछ बहुत महत्वपूर्ण समाचार सामने आए। पवित्र बालक संपूर्ण पवित्र चर्च का सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता पोप था, जिसे महान पुजारी आदि भी कहा जाता था। पोप का उम्मीदवार पवित्र बालक में से चुना जाता था। वर्तमान पवित्र प्रकाश पोप वेंटिस थे। आर्चबिशप पवित्र महिला यूडोरा को छोड़कर पवित्र बालक की कभी पुष्टि नहीं हुई थी। अब आर्थर पवित्र चर्च का पवित्र बालक बन गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आर्थर वास्तव में 3 महादूतों में से एक राफेल द्वारा नियुक्त पवित्र बालक था। वह अगला पोप होगा। हर कोई जानता था कि गोल्डन एस्टेट और पवित्र चर्च के बीच संबंध बहुत करीबी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस हद तक पहुंच जाएगा। वह राजकुमार जो ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य से अलग हो गया, पवित्र चर्च का भावी पोप। क्या दोनों के बीच कोई बराबर का चिन्ह है? पवित्र बालक की पहचान बहुत ही चमकदार थी।
साधारण राजकुमारों, शाही राज्य के उत्तराधिकारियों आदि की तुलना में उन्हें केवल धुंधला और नीरस शब्दों से ही वर्णित किया जा सकता था। चूंकि वह पवित्र बालक था, इसलिए दलबदल का कलंक सहना असंभव था। न केवल लेक्स द ग्रेट बल्कि सामान्य लोग भी इसे समझते थे। पवित्र चर्च, जो सर्वशक्तिमान और यहाँ तक कि आक्रामक भी था, के सामने, हालांकि ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य दो पवित्र साम्राज्यों में से एक था और उसके पीछे ड्रैगन थे, वे अब अपनी राय पर अड़े नहीं रह सकते थे। चूंकि आतक पवित्र बालक था, इसलिए यह मामला सिर्फ ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का आंतरिक मामला नहीं हो सकता था। विचार विमर्श के बाद लेक्स द ग्रेट ने अंततः रियायत दी, आतक के लिए वांछित आदेश को रद्द कर दिया और ट्रिनिस के द्वंद्वयुद्ध और वेरोनिका को जहर देने के पीछे के मास्टरमाइंड की कड़ी जांच का आदेश दिया। सबसे पहले इसका खामियाजा दूसरे राजकुमार गाफील्ड को भुगतना पड़ा। गाफील्ड ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में तो उसने ट्रिनिस को लेक्स द ग्रेट का फायदा उठाकर उस शापित सैमुअल को फंसाने दिया था, लेकिन इससे उसके लिए और भी कई जानलेवा मुसीबतें खड़ी हो गईं। जहां तक वेरोनिका को जहर दिए जाने की बात है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। गाफील्ड का आथक के साथ रिश्ता सबसे खराब था। उसे गोल्डन एस्टेट अपने छोटे भाई को वापस करने के लिए मजबूर किया गया था और इस दौरान उसने कई शर्मनाक चालें चलीं। नतीजतन गोल्डन एस्टेट के तेजी से बढ़ते कद के कारण वह दुनिया भर में मजाक का पात्र बन गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गाफील्ड ने एक बार वेरोनिका की खूबसूरती पर लालच किया था और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की थी, जो आथक के साथ उसके खराब रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बनी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ा संदिग्ध दुर्भाग्यशाली रॉयल हाइनेस द्वितीय राजकुमार था। मूल रूप से गारफील्ड अभी भी आथक की हार का जश्न मना रहा था और उसने लेक्स द ग्रेट के सामने भाषण देने की योजना बनाई ताकि वह लाभदायक गोल्डन एस्टेट को निगलने का अवसर पा सके। अप्रत्याशित रूप से न केवल उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं, बल्कि उसे कैद भी कर लिया गया। ट्रिनिस के साथ सहयोग करने के अलावा उसके कई गंदे धंधों का भंडाफोड़ हुआ। कई गुरिल्ला बिखर गए और अलग हो गए और कुछ लोगों को तो फांसी भी दे दी गई। लेक्स द ग्रेट भले ही आथक वाली घटना के पीछे न हो, लेकिन इस समय गारफील्ड निस्संदेह बलि का बकरा था। अगर वह अंततः इस घटना से सुरक्षित रूप से छुटकारा भी पा लेता, तो शायद इससे उस पर एक अकल्पनीय दाग लग जाता जिससे वह सिंहासन पर बैठने की योग्यता पूरी तरह खो देता। ये सब करने के बाद लेक्स द ग्रेट ने आथक के साथ पिता पुत्र के रिश्ते को खत्म करने का एक आश्चर्यजनक निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित किया। तब से अब आथर रोलैंड नहीं रहा, न ही ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य का राजकुमार, बल्कि चर्च का पवित्र बालक आथर बन गया। इसका मतलब था लेक्स द ग्रेट, ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य और आथर के बीच संबंध तोड़ना। यद्यपि लेक्स द ग्रेट को पहले भी रियायतें देने और नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने एक अन्य तरीके से अपनी कठोरता दिखाई। ये पिता और पुत्र के बीच के पारिवारिक मामलों से संबंधित था, यहाँ तक कि पवित्र चर्च भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेक्स द ग्रेट द्वारा इस निर्णय की घोषणा के कुछ ही समय बाद लाइट चर्च ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 3 महीने बाद पवित्र बालक का संत घोषणा समारोह आधिकारिक तौर पर पवित्र प्रकाश पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए साम्राज्यों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों में से एक थे लेक्स द ग्रेट। हालांकि शिष्टाचार के लिहाज से यह बात समझ में आती थी, लेकिन जाहिर है कि यह उनके मुंह पर एक तमाचा था। इससे बेशक सड़कों और गलियों में लोगों को एक और चर्चा का विषय मिल गया। कई लोग 3 महीने बाद होने वाले इस बेहतरीन शो को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। अध्याय 1019 अनुनाद। जब पूरी मानवजाति पवित्र बालक से जुड़ी खबरों की एक श्रृंखला से हिल गई, तो पवित्र बालक स्वयं पवित्र प्रकाश पर्वत में प्रवेश नहीं कर रहा था, जैसा कि सबने सोचा था, बल्कि वह एक छोटे से साम्राज्य मरलोट साम्राज्य में था। वह प्रकाश के हॉल में गुप्त रूप से स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। स्वास्थ्य लाभ के कई उद्देश्य थे। पहला था पवित्र प्रकाश वस्त्र। पवित्र प्रकाश पर्वत की इस यात्रा में, हालांकि उसे पवित्र बालक की उपाधि प्राप्त थी, उसका अंतिम लक्ष्य टिफनी को छीनकर सृष्टि की उत्पत्ति को समझना था। इसलिए उसे 3 प्रकाश प्रधान स्वर्गदूतों की शक्तिशाली शक्ति का फिर से सामना करना पड़ सकता था। कोई भी चतुराईपूर्ण रणनीति दुश्मन की पूर्ण शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए चेन रुई को अपनी युद्ध शक्ति के प्रत्येक बिंदु पर महारत हासिल करने और उसे बढ़ाने के लिए समय का सदुपयोग करना होगा, जिसका अर्थ था जीवित रहने की अधिक संभावनाएं। चेन रुई को कांटों के मुकुट को वश में करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। उस समय मुख्य कारण यह था कि ग्रेलिन ने कांटों के मुकुट को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। हालांकि ग्रेलिन की कांटों के मुकुट की शक्ति धारण करने की शारीरिक अक्षमता के कारण मुकुट ने स्वतः ही उसे चुन लिया, जिसके पास प्रकाश महिमा का शरीर था। सटीक रूप से कहें तो उसने ग्रेलिन के श्रम के फल चुरा लिए थे।
ब्लू ग्लोरी साम्राज्य में पवित्र ग्रिल उसके हाथों में आने के बाद उसे सफलतापूर्वक इसका विश्लेषण करने में 3 दिन लगे और इस पवित्र प्रकाश रोब को 7 दिन लगे। कांटों के मुकुट की क्षमताएं दिव्य उपचार और दिव्य आशीर्वाद थीं, जबकि पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की क्षमताएं पवित्र संरक्षण और पवित्र आत्मा थीं। पवित्र प्रकाश रोब में भी 2 क्षमताएं थीं। 1. पूर्ण अवरोध 5 मीटर व्यास वाला एक सुरक्षात्मक बल क्षेत्र बनाएं जो स्थिर अवस्था में किसी भी प्रकार या तीव्रता के हमलों से रक्षा कर सके। ये 10 सेकंड तक चलेगा और हर 24 घंटे में इस्तेमाल किया जा सकेगा। 2. प्रकाश विभाजक पवित्र प्रक्षेपण 1. प्रकाश विभाजक 2 अवतारों का रूपांतरण जो 5 सेकंड तक चलते हैं और हर 24 घंटे में एक बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2. पवित्र प्रक्षेपण एक प्रक्षेपण मन का बनाने के लिए पर्याप्त प्रकाश तत्व शक्ति संचित करें, जिसका उपयोग मूल शरीर की आधी युद्ध शक्ति वाले युद्ध प्रक्षेपण को बुलाने के लिए किया जा सकता है। अधिकतम अवधि 1 घंटा है। प्रक्षेपण के अप्रभावी होने या गायब होने के बाद प्रकाश तत्व को फिर से बनाने से पहले उसे पुनः केंद्रित करना होगा। क्राउन ऑफ थॉर्न्स एक सैन्य कौशल, उपचार, निवारण और शारीरिक संरचना में परिवर्तन के समतुल्य था। होली ग्रेल एक युद्ध सहायता थी और होली लाइट रोब में विशुद्ध युद्ध संबंधी विशेषता थी। पूर्ण अवरोध किसी भी शक्ति के आक्रमण से रक्षा कर सकता था, जिसका अर्थ था कि छद्म देव भी इस अवरोध को पराजित नहीं कर सकते थे। इसे सबसे मजबूत रक्षा कहा जा सकता था। हालांकि 10 सेकंड कम लग रहे थे, चेनरुई के स्तर की लड़ाई के लिए 1 सेकंड के भीतर कई बदलाव हो सकते थे, यहां तक कि पूरी स्थिति ही पलट सकती थी। प्रकाश विभाजन एक शक्तिशाली आक्रमण कौशल था जो 1 को 3 में विभाजित करने के बराबर था। हालांकि अवतार में मूल शरीर की युद्ध शक्ति का केवल आधा हिस्सा था, कुछ मारक चालों को ढेर करने की शक्ति तिगुनी क्षति से अधिक थी। उदाहरण के लिए शूरा का सुपरनोवा विस्फोट। चेनरुई ने सुपर सिस्टम के प्रशिक्षण मैदान पर प्रकाश विभाजन तकनीक की कोशिश की और उसने पाया कि वह एक ही समय में विभिन्न चालों को सक्रिय कर सकता है, जिसमें स्कोचिंग ड्रैगन दहाड़ और ट्रू रेड एक्सटिंक्शन जैसी बड़ी मारक चालें शामिल हैं, और शक्ति बेहद भयानक थी। ये ध्यान देने योग्य था कि इस तरह के प्रकाश विभाजन की शक्ति अनंत नहीं थी। ये पहले से ही अपनी शक्ति को समाप्त करने के बराबर था। नतीजतन वह सक्रियण के बाद कमजोरी की अवधि में आ जाएगा। चाल जितनी मजबूत होगी वह उतना ही कमजोर होगा, लेकिन किसी भी हालत में इस चाल के फायदे इसके नुकसानों से ज्यादा हैं। खासकर चेनरुई की आक्रमण शक्ति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस कौशल ने उसकी आक्रमण क्षमता को एक भयानक बढ़ावा दिया। अगर सही समय पर किया जाए तो यह प्रकाश विखंडन एक ही वार में किसी भी शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। पवित्र प्रक्षेपण की भूमिका के लिए चेनरुई इसे आजमाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत झूठ बोला कि उसने पवित्र अवशेष की आधी शक्ति पहले ही समझ ली है और पवित्र प्रकाश वस्त्र की सच्ची स्वीकृति पाने के लिए उसे बहुत सारी प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रकाश कक्ष प्रशिक्षण में चेनरुई के साथ कार्डिनल ग्रेलिन और वर्तमान स्वर्गीय वज्रग्रह के जमींदार भी थे, जो चेनरुई के पवित्र प्रकाश वस्त्र को समझने के विशेष अनुरोध के कारण अस्थायी रूप से मरलोट साम्राज्य में रह रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि चेनरुई को पवित्र अवशेष द्वारा पहचाना जाने वाला है, वे खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने तुरंत विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में प्रकाश प्रकार के उपभोज्य खजाने स्थानांतरित कर दिए। पवित्र चर्च की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। कुछ ही समय में चेनरुई ने बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त कर ली थी, लेकिन पवित्र प्रकाश वस्त्र का भोजन भी कम नहीं था। पवित्र प्रक्षेपण के लिए आवश्यक ऊर्जा को पूरा करने के लिए आधी सामग्री की आवश्यकता थी। कोशिश करने के बाद चेनरुई के प्रयोग से पता चला कि इस पवित्र प्रक्षेपण में उसके अपने सभी कौशल थे, जिनमें ध्रुव तारा परिवर्तन भी शामिल था, लेकिन इसकी शक्ति केवल आधी थी। यह एक बैटरी के प्रभाव के बराबर था। चाल जितनी मजबूत या क्षति जितनी ज्यादा होगी, शक्ति उतनी ही तेजी से खर्च होगी, इसलिए अवतार का जीवनकाल उतना ही कम होगा। प्रयोग में अवतार का एक बहुत ही अद्भुत कार्य भी पाया गया, वह था भंडारण भंडार का संबंध। अवतार द्वारा प्राप्त वस्तुओं को मूल शरीर के भंडारण भंडार में संग्रहित किया जा सकता था, जिसका अर्थ था कि अवतार कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए खतरनाक स्थानों पर भी जा सकता था। चेनरुई के पवित्र प्रकाश पर्वत पर तुरंत न जाने का दूसरा कारण ये था कि जोला और इसाबेला को संरक्षक के रूप में एक साथ पवित्र प्रकाश पर्वत पर जाना होगा। अगर कोई खतरा होता तो चेनरुई उन्हें समय रहते सुपर सिस्टम में रख सकता था या सीधे दानव लोक में वापस भेज सकता था। हालांकि इन दोनों संरक्षकों के बीच समस्याएं थीं। जोला वह संरक्षक थी जिसे मर जाना चाहिए था। यही वह समय था जब चेनरुई ने राफेल के सामने आधिकारिक तौर पर हिसाब किताब निपटाया। हालांकि इसाबेला के पास दुष्ट नीले आंसू का गुप्त खजाना और ड्रैगन सम्राट पैग्रिस द्वारा दिया गया पवित्र तराजू था, फिर भी वह एक राक्षसी थी। पैग्रिस का पवित्र तराजू साधारण महाशक्तियों को धोखा दे सकता है, लेकिन ये तीनों महादूतों को धोखा नहीं दे सकता।
मेरलोड साम्राज्य में अपने प्रवास के दौरान पायथन ने उदारतापूर्वक अपनी आत्मा शक्ति साझा की और दोनों लड़कियों को छलावरण और श्वास अवरोध की गुप्त तकनीकें सिखाईं। चरम अवस्था छद्म देवता की आत्मा और इस गुप्त तकनीक के संयोजन से इसाबेला और जोला के स्वभाव में काफी बदलाव आए। जोला पन्ना ड्रैगन जैसी सांसों से भरी हुई थी और उसकी शक्ति साम्राज्य स्तर के शुरुआती चरण में ही प्रदर्शित होती थी, जबकि इसाबेला एक असली इंसान जैसी दिखती थी। इस बार पाइथन ने चेन रुई की भुजा के 6 सितारा चिन्ह में फिर से प्रवेश किया ताकि दोनों मिलकर पवित्र प्रकाश पर्वत पर जा सकें। चेन रुई और जोला पुराने प्रतिद्वंदी थे, खासकर ये दिखाने के बाद कि इसाबेला और जोला को अंतरिक्ष में रखा गया है। पाइथन को चेन रुई की ताकत और साधनों का एक नया अंदाजा हो गया था। दोनों पक्ष अच्छी तरह जानते थे कि वे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कम से कम वे तब तक मुंह नहीं मोड़ेंगे जब तक वे सृष्टि के मूल को न देख लें। इसलिए इसाबेला और जोला को अभी धमकाना ज्यादा उचित नहीं था। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद पवित्र बालक आखिरकार रवाना हुआ। ग्रालिन और जमींदार के साथ वे पास के एक राज्य के उच्च स्तरीय चर्च कर्मियों के लिए समर्पित एक टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए व्हाइट क्लिफ में दाखिल हुए। जैसे ही वे व्हाइट क्लिफ में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों ओर बड़े करीने से पंक्तिबद्ध खड़े शानदार शूरवीरों ने अपनी लंबी तलवारें निकाली और उन्हें अपनी छाती के सामने रखकर एक घुटने के बल बैठ गए। जमींदार ने चेन रुई को बताया कि यह शानदार शूरवीर का सर्वोच्च शिष्टाचार था। चेन रुई ने सिर हिलाया, शांति से अपनी गर्दन खींची और खूनी अंगूठी वाली अंगूठी पर नजर डाली। इसमें कोई शक नहीं, इसका रंग गहरा है। लगता है टिफनी अभी भी पवित्र प्रकाश पर्वत में है। सभी लोग घोड़े पर सवार होकर पवित्र प्रकाश नगरी तक गए। नगर के द्वार के बाहर चेन रुई का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोनों ओर गौरवशाली शूरवीर के पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर आथ का नाम जप रहे थे। शहर के प्रवेश द्वार पर पोप वेंटिस के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर तैनात थे। पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 विशाल नेता वेंटिस, पुस्मीर, यूडोरा, साथ ही गौरवशाली तलवार मास्टर पारसाली, 2 कार्डिनल, मुख्य न्यायाधीश सीस, सभी मुख्य बिशप, चर्च के सभी उच्च पदस्थ लोग यहाँ मौजूद थे। चेन रुई के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। मैं तीसरी बार पवित्र चर्च के बेस कैंप में आया हूँ। पहली बार मैं पॉल के अधीनस्थ के रूप में दिव्यता मंदिर नाइट ऑडिशन में भाग लेने आया था और उस बार मैंने स्नो डाले ट्री चुराया था। दूसरी बार मैं सृष्टि के स्रोत को प्राप्त करने के लिए पाइथन के साथ पवित्र प्रकाश पर्वत में घुस गया था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा पता चल गया और मेरी मुलाकात माइकल से हुई, जो सबसे भयानक दुश्मन था। नतीजतन मैंने 2 छद्म देवताओं के बीच लड़ाई के दौरान ब्रीज शैडो बूट्स लेने का जोखिम उठाया। इस बार जाहिर तौर पर मेरा भी दुर्भावनापूर्ण इरादा था, फिर भी मैं खुलेआम अंदर आ गया। यहाँ तक कि पोप भी मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आए चोर को आमंत्रित करना। जैसे ही सब लोग घोड़ों से उतरकर आगे बढ़े, चेन रुई को अपने बगल में खड़ी इसाबेला से अचानक झटका सा महसूस हुआ। उसके मन में जबरदस्त उतार चढ़ाव थे और वह खुद को उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें सामने वाले व्यक्ति को घूर रही थीं। चेन रुई ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि यह एक परिचित व्यक्ति था, 3 विशाल नेताओं में से एक पवित्र महिला यूडोरा। इसाबेला को अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया और उसने तुरंत अपनी मानसिक विकृति को दबा दिया और अपना संयम वापस पा लिया। चेन रुई ने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि पोप वेंटिस पहले ही उसका अभिवादन कर चुके थे। आपका स्वागत है, परम पावन आथ। सख्ती से कहें तो पवित्र बालक की पहचान केवल कार्डिनल के बराबर थी, आर्चबिशप से कमतर। पोप, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता थे, तो और भी अतुलनीय थे। जब तक उन्हें यूडोरा की तरह आर्चबिशप के रूप में विशेष रूप से संत घोषित नहीं किया जाता, पोप से ऐसा शिष्टाचार और संबोधन प्राप्त करना असंभव था। लेकिन आथ का पवित्र बालक असाधारण था। यांत्रिक महागुरु की विशिष्ट पहचान के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे कांटों के मुकुट द्वारा मान्यता प्राप्त थी। चूंकि हिमदाल्ले वृक्ष चोरी हो चुका था और प्रकाश तत्व शरीर को परिवर्तित करने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए चर्च का भविष्य उसके हाथ में था। सर्वोच्च देवदूत राफेल की स्वीकृति के साथ अगला पोप बनना निश्चित था। भले ही वेंटिस आपत्ति करना चाहता हो। जहां तक वास्तविक स्थिति का प्रश्न है, पवित्र बालक अब आर्चबिशप के अधीन नहीं था। हालांकि उसे औपचारिक संत घोषणा समारोह से नहीं गुजारा गया था, वेंटिस के आपका पावन वाक्यांश ने उसके दृष्टिकोण को पहले ही दर्शा दिया था। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूँ। चेन रुई ने जल्दी से झुककर कहा, परमपावन वेंटिस को नमस्कार। मैं परमपावन के मार्गदर्शन में एक उज्ज्वल मार्ग पर चलने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपको कांटों का मुकुट, पवित्र ग्रिल और पवित्र प्रकाश वस्त्र के 3 पवित्र अवशेषों से पहचाना गया है। वेंटिस ने अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के इरादे से पूछा। हाँ, कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। चेन रुई समझ गया कि वेंटिस का क्या मतलब था। उसके शरीर पर एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी और एक बर्फ सफ़ेद चोगा चांदी की रोशनी से मंद मंद दिखाई दिया। उसके सिर पर एक जैक जैसा मुकुट दिखाई दिया।
उसके हाथ में दूधिया सफ़ेद चमक से भरा एक चांदी सफ़ेद प्याला था। जब ये 3 पवित्र अवशेष एक साथ प्रकट हुए तो चेन रुई को अचानक अपने हृदय में एक अजीब सी शक्ति का उभार महसूस हुआ जो किसी प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही थी। ये प्रतिध्वनि केवल 3 पवित्र अवशेषों से नहीं थी, क्योंकि चेन रुई ने व्हाइट क्लिफ पर आने से पहले एक ही समय में 3 पवित्र अवशेषों को सक्रिय किया था और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वह प्रतिध्वनि और भी प्रबल होती गई। वह एक अजेय शक्तिशाली शक्ति थी। चेन रुई अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद कांप रहा था। पवित्र प्रकाश पर्वत। संपूर्ण पवित्र प्रकाश पर्वत से एक मजबूत और शुद्ध शक्ति निकल रही थी, जो चेन रुई के पास मौजूद 3 पवित्र अवशेषों की प्रतिध्वनि थी। न केवल चेन रुई स्वयं, बल्कि 3 विशाल नेता, 3 कार्डिनल और यहाँ तक कि साधारण विश्वासियों ने भी महसूस किया कि कांटों के मुकुट, पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती, पवित्र प्रकाश वस्त्र पर प्रकाश एक चमकदार प्रकाश में परिवर्तित हो गया। प्रकाश में एक मजबूत पवित्र सांस फैल गई। जहां भी यह सांस जाती, कुछ कमजोर या गुप्त बीमारियों से ग्रस्त विश्वासियों को अपने शरीर में राहत का एहसास होता। ऐसा लगता था कि वे अपनी गुप्त बीमारियों से उबर गए हैं और वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चमत्कार। ये प्रकाश परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र बालक को दिव्य अनुग्रह प्राप्त हुआ है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। किसी ने पुकारा और विश्वासी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि गौरवशाली शूरवीर भी घुटनों के बल बैठ गए। वेंटिस मूलतः केवल ये चाहता था कि आता 3 पवित्र अवशेषों को दिखाए, ताकि पवित्र बालक की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया जा सके, जो पवित्र पर्वत के नियंत्रक राफेल के प्रति सद्भावना भी दर्शा रहा था, लेकिन उसने कभी ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं की थी। तीनों दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को देखा और एक साथ चेन रुई को प्रणाम किया, जबकि चर्च के बाकी सदस्य घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आराधना करने लगे। नहीं, ये ईश्वर की शक्ति नहीं है, चेन रुई ने मन ही मन कहा। वह इस शक्ति के असली गुण, सृजन, को पहले ही भांप चुका था। ये सृष्टि की मूल शक्ति है। लगता है ये 3 पवित्र अवशेष भी सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कुंजी हैं। क्या यूडोरा इसाबेला का पुराना प्रेमी है? हम अजीब है। अध्याय 1020। वह व्यक्ति जो पहले था। काफी समय बाद पवित्र प्रकाश पर्वत, या यूं कहें कि प्रकाश मंडल से आने वाली विशाल अनुनाद शक्ति अंततः थम गई, लेकिन चेन रुई को लगा कि सृष्टि की उत्पत्ति का विशेष बोध अभी भी मौजूद है। अगर वह इस बोध को बनाए रख पाता तो सृष्टि की उत्पत्ति की समझ और प्रयोग निश्चित रूप से कहीं अधिक गहरा होता। ग्रेलिन ने एक बार कहा था कि जब उसने 3 पवित्र अवशेष एकत्र किए और मान्यता प्राप्त की तो उसे अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उसकी शक्ति संत से भी कहीं अधिक थी। ये वाक्य झूठ नहीं लग रहा था, क्योंकि चेन रुई को आज सचमुच अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि महसूस हुई। चेन रुई ही नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति की लालसा रखने वाले पायथन के लिए भी प्रलोभन बहुत बड़ा था। 6 तारों की छाप में छिपी आत्मा कांपने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। हालांकि पायथन और चेन रुई दोनों ही इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे कि आर्थर सिर्फ एक योद्धा था और ये दुश्मनों का अड्डा था। राफेल और माइकल जैसे भयानक दुश्मन भी थे, इसलिए अभी समझने का समय नहीं था। अगर उन्होंने गलती से भी कोई कमी दिखाई तो सारी पिछली कोशिशें बेकार हो जाएंगी। इसलिए पायथन ने अनिच्छा से अपनी संवेदन शक्ति को बचा लिया ताकि उसकी सांस लीक ना हो। पायथन के विपरीत चेन रुई के पास गहन विश्लेषण की अच्छी क्षमता थी, जिससे उसकी समझ बिना किसी असामान्यता के तुरंत उसकी स्मृति में दर्ज हो जाती थी। उसका दिमाग थोड़ा सा चला और तीनों पवित्र अवशेष हटा दिए गए। वेंटिस ने प्रशंसा के भाव से कहा, परमपावन आर्थर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र प्रकाश पर्वत की आपकी पहली यात्रा ही इतना अद्भुत चमत्कार कर देगी। निस्संदेह आप ईश्वर के कृपापात्र हैं और सचमुच पवित्र बालक बनने के योग्य हैं। पवित्र बालक का संत घोषणा समारोह 3 महीने बाद होगा। उससे पहले आप अस्थायी रूप से पवित्र प्रकाश नगर के पवित्र प्रकाश मंदिर में रहेंगे। संत घोषणा समारोह पूरा होने के बाद आप आधिकारिक रूप से पवित्र प्रकाश पर्वत के दिव्य मुहर शिखर पर विराजमान होंगे। दिव्यता मुहर शिखर पवित्र प्रकाश पर्वत के 3 प्रमुख शिखरों में सबसे ऊपर था और यहीं पर पोप वेंटिस स्वयं स्थित थे। ये पवित्र चर्च का सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतीक था। वेंटिस के इस कदम ने उनकी स्थिति और दृष्टिकोण को दर्शाया। हालांकि लेक्स ने आर्थर को ड्रैगन ब्राइट साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसने पिता पुत्र का रिश्ता भी तोड़ दिया था, पवित्र प्रकाश पर्वत में मैं वेंटिस लेक्स जितना निरंकुश नहीं रहूंगा। आप आर्थर निश्चित रूप से अगले पोप हैं। दरअसल वेंटिस के मन में भी लेक्स जैसा ही डर और अनिच्छा हो सकती है। वह माइकल परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि आर्थर स्पष्ट रूप से राफेल परिवार था। हालांकि इस समय माइकल गहरी नींद में सो चुका था और गैब्रियल कई सालों के लिए गायब हो गया था। केवल जागा हुआ राफेल ही पूरी स्थिति पर नियंत्रण रख रहा था। चूंकि आर्थर को राफेल ने स्वयं सीधे पदोन्नत किया था और उसे 3 पवित्र अवशेषों, विशेष रूप से कांटों के मुकुट द्वारा मान्यता प्राप्त थी, इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से अडिग थी।
राफेल के अनुसार आर्थर ने एक अकल्पनीय महान योगदान भी दिया था। उसने ब्लैक डेथ अनुयायी की 3 मुख्य वेदियों में से एक को नष्ट कर दिया था। मुख्य वेदी, जिसकी चर्च ने कई वर्षों तक जांच पड़ताल की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वास्तव में आर्थर ने नष्ट कर दी थी। दरअसल आर्थर के संरक्षक और राफेल को आर्थर ने ही बुलाया था, लेकिन आर्थर का महान योगदान संदेह से परे था। इसे ध्यान में रखते हुए वेंटिस को अपने किसी भी विचार को दबाना पड़ा। हालांकि पोप के पास पूरे चर्च की सर्वोच्च शक्ति थी और उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन असल में वह माइकल द्वारा संचालित एक शतरंज का मोहरा था या 3 महादूतों की नज़र में एक चींटी मात्र था। अगर उसने सचमुच राफेल को नाराज किया तो उसका केवल विनाश होगा। राफेल ज़्यादा से ज़्यादा माइकल को समझाएगा, फिर वह किसी और को सत्ता में आने के लिए चुन लेगा। जैसा आदेश दिया गया, चेन रूई ने सम्मानपूर्ण भाव दिखाया। वेंटिस द्वारा घोषित समाचार या पहले हुए चमत्कार के कारण वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, बल्कि वह विनम्र और शांतचित्त लग रहा था। वेंटिस ने सिर हिलाया और वह चेन रूई के हाव भाव से काफ़ी संतुष्ट लग रहा था। वह उसे व्यक्तिगत रूप से पवित्र प्रकाश हॉल ले गया। पवित्र प्रकाश हॉल एक विशाल मीनार पर स्थित था, जहां से पूरे पवित्र प्रकाश नगर का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। ये पवित्र प्रकाश नगर का केंद्र था। पोप और आर्चबिशप की अनुमति के बिना कार्डिनल भी इसमें पैर नहीं रख सकते थे। पवित्र प्रकाश हॉल के अंदर और बाहर एक शक्तिशाली जादुई घेरा सुरक्षा घेरे में था और प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में गौरवशाली शूरवीर पहरा दे रहे थे। पवित्र चर्च के इस आधार शिविर में मूलतः कोई सुरक्षा समस्या नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक और अधिकार की समस्या थी। कुछ शिष्टाचार के बाद चेन रूई ने वेंटिस और अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं पवित्र प्रकाश हॉल में जाकर बैठ गए। 3 पवित्र अवशेषों से उत्पन्न सृष्टि की उत्पत्ति की प्रतिध्वनि ने पायथन के मन को सक्रिय कर दिया। हालांकि यह अनुभूति सृष्टि की पुस्तक के प्रत्यक्ष दर्शन से तुलनीय नहीं थी, फिर भी यह एक अत्यंत दुर्लभ अनुभूति थी। ये पवित्र प्रकाश पर्वत की चोटी पर छिपने से भी बेहतर थी। प्रकाश दिव्यता मंदिर कहीं अधिक सुरक्षित था, इसलिए पायथन ने तुरंत उस छिपे हुए 6 सितारा चिन्ह को छोड़ दिया और पूरे हॉल के जादुई घेरे को संशोधित करना शुरू कर दिया। वह इस जादुई घेरे को एक विशेष संरचना में बदलना चाहती थी जो बाहरी शक्तियों को बढ़ा और जगा सके। उसकी शक्ति से वे गौरवशाली शूरवीर इन हलचलों का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते थे। यानी क्या हुआ? चेन रूई ने पायथन के जाने के तुरंत बाद इसाबेला से पूछा। शहर के बाहर पिछले स्वागत समारोह में उन्होंने इसाबेला के तीव्र मानसिक उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। इसका स्रोत 3 दिग्गज नेताओं में से एक पवित्र आशीर्वाद हॉल की पवित्र महिला यूडोरा प्रतीत होता था। इसाबेला ने कड़वी मुस्कान दी, अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बाहर छतों पर बना जादुई घेरा दिलचस्प लग रहा है, मैं जाकर देखूंगी, ज़ोला अचानक बोल पड़ी। हालांकि सुश्री परी ड्रैगन को आमतौर पर दूसरों को मजाक में बेवकूफ़ी का नाटक करना पसंद था, लेकिन जब बेवकूफ़ी का नाटक करने का समय आता तो वह ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करती और समझदारी से काम लेती। चेन रूई ज़ोला के इरादे समझ गया, इसलिए उसने सुश्री फेरी ड्रैगन को हॉल से बाहर जाते हुए देखकर सिर हिलाया। उसने फिर इसाबेला की तरफ देखा तो उसकी नीली आंखें थोड़ी लाल हो गईं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरुआत में वह एक खास भावना को दबाने की कोशिश कर रही थी। यानी कुछ नहीं, बस बेवकूफ़ी महसूस कर रही हूँ। इसाबेला ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसका घूंघट आंसुओं से भीग गया था। उसकी कांपती आवाज़ में पश्चाताप था, ये वाकई अवर्णनीय मूर्खता है। चेन रूई ने कुछ और नहीं पूछा और उसका हाथ पकड़कर उसके सामने बैठ गया। हमेशा शांत और साधन संपन्न रहने वाली इसाबेला को अपना संयम खोना कोई साधारण बात नहीं थी। इसाबेला ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और उसके कंधे हल्के से हिल रहे थे। चेन रूई बस उसे चूम सका और प्यार से उसके बालों को सहलाया। थोड़ी देर बाद इसाबेला ने आखिरकार रोना बंद कर दिया और भारी आवाज़ में कहा, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि ब्रीज शैडो बूट्स पवित्र प्रकाश पर्वत में क्यों हैं। चेन रूई का मन विचलित हो गया। 100 साल से भी ज्यादा पहले इसाबेला, जो अभी भी एक अज्ञानी लड़की थी, मानव जगत के एक आदमी के मोहपाश में बंध गई थी। वह वफादार थी और उस आदमी को अपना दिल दे बैठी। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाने और अपनी बहनों से दुश्मनी मोल लेने में जरा भी संकोच नहीं किया, ताकि परिवार की सबसे बड़ी कलाकृति ब्रीज शैडो बूट्स चुराकर उसे उस आदमी को सौंप दे। नतीजतन उस आदमी ने कलाकृति मिलते ही इसाबेला को छोड़ दिया और अंततः गायब होने से पहले उस पर एक घातक लाइट एनिहिलेशन सील डाल दी। इस आदमी ने न सिर्फ कलाकृतियों के लिए लड़की की भावनाओं को धोखा दिया, बल्कि उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। यह आदमी वाकई बेहद क्रूर और खतरनाक था। पिछली बार चेन रूई ने पवित्र प्रकाश पर्वत की लड़ाई में प्रकाश दिव्यता मंदिर से ब्रीज शैडो बूट्स वापस हासिल किए थे और उन्हें इसाबेला को सौंप दिया था। मानव जगत में इस व्यक्ति का चर्च से कुछ लेना देना जरूर होगा। चेन रूई इसाबेला से बदला लेने का इरादा रखता था। अफसोस की बात है कि वह यह पता नहीं लगा पाया था कि यह व्यक्ति कौन था। इसाबेला ने अभी जो कहा और उसके पिछले मूड स्विंग्स को देखते हुए वह आदमी वास्तव में
चेन रूई को अचानक याद आया कि ब्रोक द्वारा गंभीर रूप से घायल होने और मरने से पहले इसाबेला ने क्या कहा था। उस आदमी की आंखों में सिर्फ कलाकृतियां ही दिखाई देती थीं, और जब मैंने खुद को समर्पित किया तब भी उसने बहुत संयम दिखाया। जब उसे एक कलाकृति मिली और उसने मुझे बेरहमी से त्याग दिया, तब मुझे पता चला कि वह असल में औरतों से बहुत नफरत करता है और मर्दों को पसंद करता है। इसाबेला के अद्भुत आकर्षण और यहाँ तक कि अपने शरीर को समर्पित करने के प्रति तिरस्कार तथा पुरुषों के प्रति उसकी पसंद को झेलने में सक्षम होने के कारण चेन रूई ने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि वह व्यक्ति एक समलैंगिक पुरुष है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि एक मौलिक अवधारणा को पहले ही गलत दिशा में ले जाया गया था। एक आदमी जो लोग महिलाओं को पसंद नहीं करते और पुरुषों को पसंद करते हैं, वे न केवल गैर मुख्यधारा समलैंगिक हैं बल्कि महिलाएं भी हैं। पवित्र महिला एक महिला है। हाँ, स्टारलाइट कॉलेज के स्टार टावर की ट्रायल लड़ाई में मैंने एक बार 4 पंखों वाले देवदूत ज़ेहोंगेन, जिन्हें अन्वेषण के देवता के रूप में जाना जाता है, को हराया था। उन्होंने एक बार बताया था कि विंड बैज एक महिला से संबंधित था। पता चला कि यह सच था। चेन रूई ने इसाबेला का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? इसाबेला जानती थी कि चेन रूई समझ गई है और उसने सिर हिलाया। हालांकि उसका रूप छिपा हुआ है, उसका स्वभाव और अंतर्ज्ञान, भले ही वह राख में बदल जाए, मैं अभी भी उसे पहचान सकती हूँ। इतना ही नहीं, उसने उस समय गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे बेल्फेगोर शाही परिवार के गुप्त खजाने, हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग और मेरी अपनी शक्ति को भी निगल लिया था। अब भी उसके पास शेष गुप्त खजाने की सांस है जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है, और मैं इसे ईविल ब्लू टीयर के माध्यम से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय ब्रीज शैडो बूट्स छीनने वाली व्यक्ति पवित्र लेडी यूडोरा थी, जिसने स्वयं को पुरुष के रूप में प्रच्छन्न किया था। चेन रूई हैरान रह गई। तुम्हारी ताकत तो तब उसने खाली थी। तुमने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? माफ करना। इसाबेला ने अपना सिर नीचे कर लिया। सब ठीक है। चेन रूई ने आह भरी और सिर हिलाया। मैं तो बस खुद को दोष दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ेगा। ब्रीज शैडो बूट्स वाली घटना ने इसाबेला के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया और उसकी पूरी शख्सियत ही बदल गई। वह नफरत से लगभग मर ही गई थी। हालांकि सच्चे प्यार से दिलासा पाकर वह धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन वह इस जख्म को कतई नहीं ढंकना चाहती थी। इसाबेला ने अपना पूरा शरीर उसकी बाहों में झुका लिया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं इसकी हकदार थी। मैंने अपने पिता, सबरीना और उन लोगों को मार डाला। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुमसे मिलने से 100 साल पहले मैं सबसे नफरत करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत मुझे खुद से थी। ये सब अतीत की बात है। उन नफरतों और आत्मदोष को भूल जाओ, ठीक है? चेन रूई ने कांपते हुए शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। हमारे पास बेहतर जिंदगी और ज्यादा उम्मीदों भरा भविष्य है। तुमने अपने कामों से अपनी सारी प्रतिबद्धताएं साबित कर दी हैं। अगर मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक आदमी से मिलना है, तो सबसे बड़ा सौभाग्य किसी और मर्द से मिलना है। इसाबेला ने अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। मुझे तब तक पता नहीं चलता कि चीज़ें कितनी कीमती हैं जब तक मैं उन्हें खो नहीं देती। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मेरे यार। चेन रूई ने सिर हिलाया। किसी भी हालत में मुझे इसका बदला लेना ही होगा। मुझे इसाबेला को व्यर्थ कष्ट नहीं सहना चाहिए। वास्तव में, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मैं उस समय मूर्ख था। इसाबेला ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हुई। वह मूल रूप से बलवान नहीं थी। मेरी शक्ति और गुप्त खजाने को निगलने के बाद ही उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। ये निश्चित है कि वह भेष बनाने की तकनीक में बहुत कुशल है, जिससे उसका लिंग और रूप छिप जाता है, एक कमजोर महिला के रूप में जो अकेले ही खतरनाक दानव लोक में जाती है। ये वास्तव में अपनी रक्षा करने का एक अच्छा तरीका है। बात बस इतनी है कि भक्षण की उसकी गुप्त तकनीक उसके हृदय की तरह ही क्रूर है, लेकिन बेल्फेगोर राजपरिवार के गुप्त खजाने को निगलना आसान नहीं है। अग्नि तत्व की शक्ति के अलावा हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग में शक्तिशाली वायु तत्व भी है। उस समय जब उसने मुझसे ब्रीज शैडो बूट्स प्राप्त किए तो उन्हें खोने के डर से उसने उन्हें जबरन निगल लिया, जिससे उसे आंतरिक चोट लग गई। अभी अभी मैंने जो सांस महसूस की, उससे लगता है कि वायु तत्व के प्रतिक्षेप का प्रभाव अभी भी मौजूद है। जब तक वह अपनी अग्नि तत्व शक्ति को अत्यधिक मात्रा तक बढ़ाने के लिए किसी विशेष शक्ति का उपयोग नहीं करती, तब तक वह वायु तत्व की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर सकती। डो चेन रूई ने अचानक कहा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि यूडोरा फीनिक्स की शक्ति को अवशोषित करने के लिए हर संभव तरीके क्यों खोज रही थी। वह हॉट ऑफ फ्लेम लाइटनिंग के प्रतिक्षेप को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती थी।